शुरू करते हैं आरसी एकेडमी का ये 32वां प्रैक्टिस सेट है जो यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले पेपर के लिए भी। और जो आपका इससे पहले एग्जाम हुआ है पुलिस का एग्जाम, तो आशा करता हूं कि सभी बच्चों ने अच्छा किया होगा। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि हमारे कोचिंग से आरसी एकेडमी से जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया, लगभग सारे के सारे बच्चे 140 के आसपास तो है ही, लेकिन कुछ बच्चे जो है 150 को भी क्रॉस कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं अग्रिम शुभकामना देना चाहूँगा सभी छात्रों को कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो चलो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। मतलब जो प्रश्न है ये लिंग से संबंधित है, जो हमारा पहला प्रश्न है। और कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन पहला पॉइंट दे रहे हैं यहाँ पे, अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है कि जो अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग होते हैं उनको इकारांत कर देने से वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं, अधिकतर ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। दूसरा, जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उनमें ईन या कहीं पे ईन और कहीं पे आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। देखो ये भी सही है, लेकिन किस आधार पर सही है जरा मैं आपको बता दूं। मैं आपको जरा 2-3 एग्जांपल यहां पे लिखूंगा। जैसे घोड़ा हो गया, पुत्र है, शेर है, पंडित है, ठाकुर है। जरा इन शब्दों पे जरा गौर करते हैं, और भी हम लिख सकते थे बहुत सारे, लेकिन चलो इन पे गौर करते हैं। जैसे घोड़ा है, तो घोड़ा में लास्ट में जो है आ की मात्रा लगी है, तो मतलब ये आकारांत है ना। अगर हम इसमें जो है इकारांत कर देंगे, मतलब लास्ट में ई की मात्रा लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, घोड़ी बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर पुत्र को देखेंगे तो पुत्र के लास्ट में त्र ओ की मात्रा आ रही है, तो इसमें अगर हम जो ई की मात्रा लगा देंगे तो ये पुत्री हो जाएगा, तो ई इकारांत बन गया ये, और इकारांत क्या हो गया आपका, स्त्रीलिंग हो गया। अगर हम शेर की बात करेंगे तो शेर में ओ है लास्ट में, तो ये अकारांत है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे शेरनी, अगर हम इसको शेरनी कर देंगे तो यहाँ पे ई लगा दिया हमने लास्ट में, तो इकारांत हो गया, तो ये भी क्या हो गया, शेर का शेरनी स्त्रीलिंग हो गया। अगर हम पंडित की बात करें तो पंडित पुल्लिंग है, पंडित के लास्ट में अगर हम क्या है इसको, अगर पंडित को हम क्या लिख देंगे, पंडिताइन लिख देंगे। पंडिताइन लिख देंगे तो क्या हो गया, इसमें आइन प्रत्यय लगा दिया, आइन प्रत्यय लगा दिया तो पंडित पुल्लिंग था, और पंडिताइन क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, तो आइन प्रत्यय लगाने से वो स्त्रीलिंग बन गया। अगर हम ठाकुर की बात करें तो ठाकुर में जो है अगर हम इसको जो है ठकुराइन कर देंगे, ठकुराइन, तो क्या हो गया, लास्ट में आइन प्रत्यय लग गया, तो ठाकुर का स्त्रीलिंग बना दिया हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला और दूसरा दोनों के दोनों ही सही है, तो ए और बी दोनों सही है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है, मतलब ये उस शब्द है, ये है क्या, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है। तो ये जो ग्रंथ है ये मतलब क्या है कि जो ये उस शब्द, ये ग्रंथ की तरफ को क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, और इशारा जहां पे किया जाता है वहां पे क्या होता है, संकेत होता है, तो क्या हो जाएगा, ये संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा भाई। जो है निम्न में से कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है। देखो अगर हम देखें मुंह के खुलने के आधार पर, तो मुंह के खुलने के आधार पर स्वर जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मेन रूप से, तो आपका क्या हो गया, एक हो गया समृद्ध स्वर, है ना, एक क्या हो गया आपका समृद्ध स्वर। दूसरा क्या होता है, विवृत स्वर, है ना। समृद्ध स्वर वो स्वर होता है जिनके उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है ना। जैसा आप लोग देखना, ई, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनमें मुंह जो है सबसे कम खुलता है, और इनको क्या कहा जाता है, समृद्ध स्वर कहते हैं। अगर विवृत स्वर की बात करें, जिनके उच्चारण में मुंह सबसे ज्यादा खुलता है, पूरा मुंह खुलता है, उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। जैसा आपका आ क्या होता है, विवृत स्वर होता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखें तो अर्ध समृद्ध स्वर होता है जिनके उच्चारण में समृद्ध स्वरों से भी ज्यादा मुंह खुलता है। तो समृद्ध स्वरों से थोड़ा ज्यादा मुंह खुलेगा तो उनको क्या कहेंगे, अर्ध समृद्ध कहेंगे। क्या कहेंगे, अर्ध समृद्ध। और अर्ध समृद्ध में कौन आता है, एक तो आता है ए और एक आता है आपका ओ, ये अर्ध समृद्ध में आएगा। और अर्ध विपरीत कौन होते हैं, जो विपरीत स्वरों से, जिनका उच्चारण में विपरीत स्वरों से थोड़ा सा कम खुलता है मुंह, जैसा आपका क्या हो जाएगा, जैसे अर्ध विपरीत देखेंगे, तो अर्ध विपरीत में क्या होगा कि विपरीत से थोड़ा, इसमें तो सबसे ज्यादा खुलता है, इसमें सबसे कम, और ये दोनों इसके बीच के होते हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जैसा आपका आई हो गया, आउ हो गया, और इसमें एक आपका ओ आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आ जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आ हमारा क्या हो जाएगा, विपरीत स्वर हो जाएगा, आउ हमारा क्या हो जाएगा, अर्ध विपरीत स्वर हो जाएगा, ई हमारा क्या हो जाएगा, समृद्ध स्वर हो जाएगा, और आई हमारा क्या हो जाएगा, आई भी हमारा क्या हो जाएगा, अर्ध विपरीत स्वर हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा था, समृद्ध स्वर पूछ रहा था, है ना। तो समृद्ध स्वर क्या हो जाएगा, ई, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा। तो उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा, मतलब संधि विच्छेद क्या होगा। देखो ऊ आ गया, तो आपका चलो ऊ तो सब में ही है, पहले ऊ और फिर द, ऐसे आपका ये आएगा द, और फिर आपका या आप ऐसे या आ जाएगा ना। तो ये भी सही है, ये वाला सी वाला में देखते हैं, ये भी ठीक है। फिर यो पे आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा इस पर हलंत लगाएगा तो आ की मात्रा अलग हो जाएगी। फिर नौ है, नौ पे हलंत लगाओगे तो ओ की मात्रा अलग हो जाएगी। तो सी वाला बिल्कुल इसमें क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। अब देखो
यहाँ पे क्या होता है भाई कि विशेषण क्या होता है, जो क्या होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, वही आपका विशेषण हो जाएगा, है ना। तो जो कश्मीरी सेब है, कश्मीरी सेब की विशेषता कौन बता रहा है, लाल, कि जो कश्मीरी सेब है वो कैसा है, लाल है, तो लाल क्या हो जाएगा इसमें विशेषण। लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, जैसे लाल की विशेषता कौन बता रहा है, कैसा वाला लाल है, सिंदूरी लाल है, तो सिंदूरी लाल है तो लाल की भी विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रविशेषण हो जाएगा। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, किस अलंकार के वाचक चिन्ह मानो, मानु, जनु, जानो, है ना, मनु, यहाँ पे मनु भी हो सकता है, मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, ये सारे के सारे वाचक चिन्ह कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक चिन्ह है ना, जैसे हम रूपक उपमा अलंकार के देखते हैं, उपमा अलंकार के क्या होता है, सो, सा, से, सी, सो, सम, ऐसे करके होता है ना, ऐसे उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक चिन्ह होते हैं, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, धनुष टंकार का संधि विच्छेद होगा, तो धनुष टंकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई, धनु प्लस टंकार हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। आसान सा पेपर है, इसमें कोई ज़्यादा। गवेषणा में कौन सी संधि है, तो गवेषणा में कौन सी संधि है, तो पहले तो इसका संधि विच्छेद देखो, गो प्लस एषणा, इसका संधि विच्छेद भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत पूछा जाता है, गो प्लस एषणा इसका संधि विच्छेद है। अगर इसमें देखो तो प्लस से पहले गौ पे ओ की मात्रा लगी है, और प्लस के बाद देखो तो ए है ना, तो आपको ध्यान देना कभी भी अगर प्लस से पहले ए, आई, ओ, आओ, इनमें से कोई एक भी आ जाए प्लस से पहले, और प्लस के बाद चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ पे हमेशा क्या होती है, अयादी संधि होती है, तो यहाँ पे अयादी संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मुझे लगता है कि वह बहुत खुश है, इसमें किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है, तो यहाँ पे देखना आप लोग कि मुझे लगता है ना, फिर किया है, फिर वह बहुत खुश है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य है, इसको प्रधान उपवाक्य बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, आश्रित बोलेंगे। ये वाला क्या है आपका आश्रित उपवाक्य है। तो यहाँ पे आप लोग देखना कि वह बहुत खुश है, तो आप लोग देखो तो खुश है ना, जैसे आपकी संज्ञा होती है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, तो ये भाव का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो भाव मतलब ये संज्ञा है, तो संज्ञा तो मतलब संज्ञा प्रधान आश्रित उपवाक्य है, कुल मिलाकर ये वाला उपवाक्य जो संज्ञा की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे संज्ञा प्रधान आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, पत्रकारिता का मुख्य गुण है, भाई जो पत्रकार होता है ना, उसका सबसे मुख्य गुण क्या होता है कि वो किसी भी चीज़ पर जहाँ पे कोई घटना घटित हो जाती है, तो वहाँ पे संदेह के शक के हिसाब से देखता है, और फिर वहाँ पे लोगों से प्रश्न पूछ लेता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, तो संदेह करना जो है पत्रकारिता का मुख्य गुण होता है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी भाषा के शब्दों के अर्थ का सही मिलान कीजिए, तो कुमाऊनी भाषा के शब्दों के अर्थ का सही मिलान कीजिए। छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को कुमाऊनी भाषा में भव कहते हैं भाई, है ना, जो बच्चा जो बच्चे होते हैं, है ना, छोटे बच्चे से थोड़ा बड़ा, उसको कुमाऊनी भाषा में बच्चों को सिंपल अगर बोले, छोटा बच्चा अगर होगा तो भव बोलेंगे, लेकिन अगर केवल बच्चा बोलेंगे तो उसके अशियान बोलते हैं कुमाऊनी भाषा में। और ससुराल जो होता है, ससुराल को पंजियालो बोलते हैं, और भतीजे को कुमाऊनी भाषा में भद्यो बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मोहन होशियार है वाक्य में विशेषण का प्रकार होगा, तो मोहन होशियार है वाक्य में विशेषण का प्रकार होगा। देखो भाई जैसे मोहन है, तो मोहन क्या है, संज्ञा है यहाँ पे, है ना, और संज्ञा की जो विशेषता बताएगा वही विशेषण होगा, तो विशेषण तो इसमें होशियार है, लेकिन किस प्रकार का विशेषण है, यहाँ पे देखो कि जिसके बारे में बात की जाती है उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, और जो कुछ उद्देश्य के बारे में बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, विधेय। तो यहाँ पे क्या है, विधेय विशेषण है भाई, कैसा विशेषण है, विधेय विशेषण है, तो बी मतलब दूसरा सही हो जाएगा इसका, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है किसी भी कार्यालय में आए हुए पत्र के जवाब में तैयार किया गया मसौदा क्या कहलाता है। देखो भाई सबसे पहले जरा हम इन सबके बारे में बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। एक इसमें टिप्पण दिया हुआ है, एक प्रारूपण दिया हुआ है, एक परिपत्र दिया हुआ है और एक अनुस्मरण पत्र दिया है। अगर हम इनकी बात करें तो टिप्पण क्या होता है, टिप्पण होता है कि जब हमारे पास जैसे किसी कार्यालय में कोई लेटर आता है या पत्र आता है, तो उस पत्र के जवाब देने के लिए क्या है कि कार्यालय के सदस्यों से या लोगों से या कार्यालय में जो भी अधिकारी है या कोई मतलब कर्मचारी है, उनसे जब उनकी राय ली जाती है, मंतव्य लिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, टिप्पण कहते हैं। जब उनसे राय ली जाती है, तो राय लेने के बाद जब कच्चा चिट्ठा तैयार किया जाएगा, यानी कि कच्चा चिट्ठा तैयार किया जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, प्रारूपण कहेंगे। जो कच्चा चिट्ठा भेजने के लिए हम तैयार करेंगे, है ना, पत्र के जवाब में, तो उसको कहेंगे प्रारूपण। परिपत्र होता है जब एक ही पत्र जो है बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे प्रेषितों को एक साथ भेजा जाता है, तो उसको कहते हैं परिपत्र। अनुस्मरण पत्र किसे कहते हैं, जैसे हमने किसी को कोई पत्र भेजा लेकिन उसका जवाब नहीं आया, तो दोबारा उसको याद दिलाने के लिए पत्र लिखते हैं, तो उसको अनुस्मरण पत्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है किसी भी कार्यालय में आए हुए पत्र के जवाब में तैयार किया गया मसौदा क्या कहलाता है। तो देखो हमने क्या कहा था कि टिप्पण क्या होता है, टिप्पण होता है कि जब कोई हमारे लेटर आएगा और उस पत्र के जवाब के लिए जो है हम क्या करेंगे, बहुत सारे अधिकारियों से, सदस्यों से क्या लेंगे, राय लेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, टिप्पण कहते हैं। लेकिन टिप्पण लेने के बाद जब लिखा जाता है, वो मसौदा जब तैयार किया जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं। तो मसौदा जो तैयार हो जाएगा भेजने के लिए, तो उसको कहेंगे प्रारूपण, और प्रारूपण को टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान भी कहते हैं। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। तो महोत्सव शब्द में कौन सी संधि होगी, पहले तो इसका संधि विच्छेद करो, इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस
उत्सव, महा प्लस उत्सव, इसका संधि विच्छेद होगा। प्लस से पहले यहाँ पे आ की मात्रा है और प्लस के बाद उ है ना। यहाँ पे देखो हा के साथ आ की मात्रा और ये उ है। जब भी प्लस से पहले कभी भी अ या आ हो और प्लस के बाद आपका छोटी ही, बड़ी ही, छोटा उ, बड़ा उ और री, इनमें से कोई एक आ जाए तो यहाँ पे हमेशा कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लस से पहले ये देखो आ आया है और प्लस के बाद ये उ आया है इनमें से, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। तो ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखना, तेकी बाजार जान की सिरड़ लगाई छे। वाक्य में सिरड़ शब्द का अर्थ होगा, सिरड़ का अर्थ क्या होगा? तो वो कह रहा है तेकी बाजार जान की सिरड़ लगाई छे, कि उसने बाजार जाने की जो है जिद लगा रखी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सिरड़ का मतलब क्या हो गया? जिद हो गया है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा इसका, जिद, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गमला किस भाषा का शब्द है? तो जो गमला है भाई सिंपल सी बात है, ज़्यादा टफ नहीं है। गमला किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा का शब्द है गमला। अगर मैं इसके अलावा पुर्तगाली भाषा का और शब्द बताऊं आपको, जैसे गोडाउन है जिसको गोदाम बोलते हैं, पिस्तौल है, आपका जो है ताला है ना, सॉरी पिस्तौल है, ताला तो खैर आपका ताला जो होगा वो आपका द्रविड़ भाषा का शब्द है, ताला चाबी है ना। लेकिन पिस्तौल है आपका, टावल है, तावलिया जिसको हम तौलिया बोलते हैं ना, ये सारे के सारे जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द है ना। इसके अलावा जो है आप लोग देखना अगला क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? देखो अर्णव समुद्र का पर्यायवाची है, नदीस भी समुद्र का पर्यायवाची है, अंबुदी भी समुद्र का पर्यायवाची, लेकिन वागीश समुद्र का पर्यायवाची नहीं। जो वागीश है वो किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का पर्यायवाची है ना। वाक प्लस ई से बना हुआ है, वाक मतलब बोलना है ना, तो सरस्वती का पर्यायवाची, तो वागीश इसका आंसर हो जाएगा, जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? देखो भाई जो क्या कहता है, अगर हम देखें यहाँ पे तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक आपके पास क्या होता है? कृत प्रत्यय होता है और दूसरा क्या होता है? तदित प्रत्यय होता है। जो तदित प्रत्यय होता है, जैसे हमने आप लोगों ने सुना होगा विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, है ना। यही आपके, तो ये आपके विकारी शब्द, ये विकारी होते हैं सबके सब। तो इन्हीं को ये कृत और तदित प्रत्यय, इन्हीं के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं। अब आप लोग देखो कि संज्ञा के पीछे जो लगेंगे वो तदित प्रत्यय, सर्वनाम के पीछे लगेंगे वो भी तदित प्रत्यय, विशेषण के पीछे लगता है वो भी तदित प्रत्यय, लेकिन क्रिया के पीछे लगेंगे यानी कि क्रिया के अंत में लगेंगे वही आपका कृत प्रत्यय होंगे। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गढ़वाली भाषा के शब्द श्यामान्य का हिंदी अर्थ होगा। तो गढ़वाली भाषा का शब्द जो श्यामान्य है, श्यामान्य का मतलब होता है प्रणाम करना या फिर नमस्कार, तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर है। गढ़वाली भाषा के शब्द श्यामान्य का अर्थ होता है नमस्कार करना। अगला क्वेश्चन है, झोड़ा गीत के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? झोड़ा गीत के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? गढ़वाल क्षेत्र में माघ महीने में गाए जाने वाला यह एक प्रमुख समूह गीत है। देखो समूह नृत्य गीत है ये, और माघ महीने में गाया जाने वाला, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में नहीं गाया जाता है। ये किस क्षेत्र, कहाँ गाया जाता है? तो कुमाऊं मंडल में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? कुमाऊं। तो गढ़वाल की जगह कुमाऊं मंडल होना, कुमाऊं क्षेत्र होना चाहिए था, तो पहला आपका गलत हो गया। यह स्त्री पुरुषों के श्रृंगारिक नृत्य वाला समूह गीत है। बिल्कुल स्त्री और पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। श्रृंगारिक नृत्य मतलब जहाँ पे प्रेम का भाव होता है वहाँ पे इस नृत्य को गाया जाता है और समूह में गाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इस नृत्य गीत का मुख्य गायक वृत्त के बीच में हुड़की बजाता हुआ गाता है और नाचता भी है। मतलब इस गीत का जो मतलब मुख्य गायक होता है वो जैसे वृत्त होगा, सर्किल होगा बना हुआ, उस सर्किल के बाहर जो लोग नाचते हैं और बीच में क्या होगा? एक हुड़की बजाता है। आपने सुना होगा गढ़वाली भाषा में हुड़की बजाता है और हुड़की बजाते हुए जो वो डांस भी करता है बीच में, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? इसका पहला तो गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो बी आंसर में आपका दूसरा तीसरा हो जाएगा, तो ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 - 15 बराबर 9। यहाँ पे क्या किया? 17 - 18 बराबर 5। उसने क्या किया यहाँ पे कि लास्ट के नंबर को क्या किया? ऐड किया है। देखो 5 और 4 9। यहाँ पे देखो 7 और 8 15 और इकाई का अंक में क्या लिख देगा? 15 को उसने 5 लिख दिया। यहाँ पे देखो 1 और 2 3, और यहाँ पे देखो 0 और 3 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 3। तो 3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में, यहाँ पे श्रृंखला होगा है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो यहाँ पे देखना, 15 में से 8 को माइनस किया तो 7 बचा, 7 में से 4 को माइनस किया तो 3 बचा, 3 में से 2 को माइनस करा तो 1 बचा। तो पहले 8 माइनस किया, फिर 8 का आधा 4 माइनस किया, फिर 4 का आधा 2 माइनस किया, फिर 2 का आधा 1 माइनस करेंगे। 2 का आधा क्या होता है? 1 माइनस करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा, तो डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ किताबें लैंप है, तो कुछ किताबें लैंप है, तो हमने सपोज इसको किताब बना दिया, तो कुछ किताबें लैंप, अगर सभी किताबें लैंप बोलते तो हम पूरा सर्किल लेते, लेकिन उसने कहा कुछ किताबें लैंप है, तो कुछ को ले लिया, कुछ किताबें क्या हो गई? यहाँ पे लैंप हो गई। फिर कह रहा है कुछ लैंप छड़े हैं, कुछ लैंप छड़े, अगर सभी लैंप छड़े बोलता तो हम सभी को लेते, लेकिन कुछ लैंप छड़े बोला तो कुछ लैंप क्या हो जाएगी? छड़े। तो आपका जो कथन होता है उसके हिसाब से इस तरीके से चित्र बनाया जाता है और उन चित्र को देखकर निष्कर्ष का आंसर बताना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसने कहा कुछ किताबें छड़े हैं, या कुछ किताबें छड़े हैं, तो ये किताब है यहाँ पे और ये छड़ है, तो कोई भी किताब छड़ नहीं, अगर ऐसे थोड़ा सा भी ले लेता है इसको तो हो जाता है कुछ किताबें छड़े, तो पहले वाला गलत हो गया। दूसरा कह रहा सभी छड़े लैंप है, तो क्या सभी छड़े लैंप है? तो ये छड़ है और ये लैंप है, तो कुछ छड़े तो है लैंप, लेकिन सभी छड़े नहीं है लैंप, तो सभी छड़े नहीं है लैंप, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपका पहला और दूसरा दोनों के दोनों ही गलत है, तो इनमें से कोई नहीं निकलता, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सा एक अक्षर समूह ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है? हाँ यहाँ पे देखना आप लोग कि अगर हम इनको देखें तो भिन्न को देखना, आपको इनके बीच का गैप देखना है। डी
GEFG कितने का गैप आ रहा है? 3 का गैप आ रहा है। यहाँ पे देखो GHIJKL यहाँ पे 5 का गैप आ रहा है। LMNOPQRS यहाँ पे 7 का गैप आ रहा है। तो पहले 3 का गैप आ रहा है, फिर 5 का आ रहा है, फिर 7 का आ रहा है। देखते जरा इसमें कितने का आता है। KHIJK 3 का गैप आ रहा है, KLMNOP 5 का गैप आ रहा है, PQRSTUVW 7 का गैप आ रहा है। देखो 3 5 7 3 5 7 सेम गैप आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं C से F, देखो CDEF 3 का गैप आ रहा है। F से K देखो FGHIJK 5 का गैप आ रहा है। K से R देखो KLMNOPQR 7 का गैप आ रहा है। तो 3 5 7 3 5 7 सब में सेम आ रहा है, तो कोई भी अलग नहीं है, तो D इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो जरा 26वें क्वेश्चन में क्या कह रहा कि देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे होगा लिखा कुछ, फिर अनुपात, फिर ये, फिर समानुपात, फिर ऐसे, और फिर अनुपात, फिर क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा कि इससे ये बनेगा पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा। ऐसे इसका भी बनेगा पहले से पहला। जितना नंबर पे यहाँ पे पहले से पहला बनेगा उतने नंबर पे यहाँ पे भी पहले से पहला बनेगा। जितने नंबर पे यहाँ पे दूसरे से दूसरा बनेगा उतने नंबर पे यहाँ पे दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, इधर भी तीसरे तीसरा, चौथे से चौथा। देखो उसी क्रम में देखना, ए से सी बनेगा, तो ए से सी बनेगा, तो ए से सी जोड़ो, ए बी सी, तो 2 जोड़ने पर आपका सी आ रहा है। तो यहाँ पे भी बी से 2 जोड़ो तो बी सी डी, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे H से आप दूसरे से दूसरा बनेगा, तो H से क्या बनेगा? K, तो HIJK 3 जोड़ने पर K आ रहा है। तो यहाँ पे देखो J से 3 जोड़ो, J से 3 जोड़ो तो JHIJ, तो क्या हो जाएगा? JKLM, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे M हो जाएगा, तो DM। तो देखो पहले ही 2 देखो DM जो है केवल इसमें आ रहा है, तो C आंसर हो जाएगा। आगे भी देखोगे तो OPQRS 4 जोड़ने पर आ रहा है, तो यहाँ पे देखो M से 4 जोड़ो, MNOPQ, तो Q आ जाएगा। देखो आ गया तीसरे नंबर पर Q, चौथे नंबर पर भी ऐसे आ जाएगा, तो C आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है। कोई व्यक्ति यहाँ पे वहाँ से चलना वो क्या करता है? प्रारंभ करता है, और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। देखो भाई सबसे पहले तो आप ये देखो, ये होती है इधर पूर्व दिशा, ये होती है पश्चिम, ये होती है आपकी पश्चिम दिशा, ये होती है उत्तर दिशा, और ये होती है दक्षिण दिशा। तो उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर तो आपका ऊपर की तरफ होगा, ये समझ लो 4 किलोमीटर चलेगा, यहाँ पे पहुँच गया। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। जब ऊपर को जा रहा था तो दाएं इधर हो जाएगा, तो दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। देखो ये 4 किलोमीटर की लाइन इतनी है, तो 2 किलोमीटर की लाइन आपकी लगभग इतनी हो जाएगी। यहाँ पहुंच गया, इधर को गया। अब कहता है इसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। इधर को जा रहा था तो दाएं अब नीचे को हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ पे पहुंच गया वो। तो कह रहा अब वह अपने प्रारंभिक इस बिंदु से किस दिशा में? तो पहले वो यहाँ था और अभी यहाँ पे। अगर हम यहाँ से दिशाओं की बात करें प्रारंभिक बिंदु से, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु का इसका ये है, तो ये पूर्व दिशा होती है, ये उत्तर होती है, पूर्व और उत्तर के बीच में आ जाएगा, तो उत्तर पूर्व आंसर हो जाएगा। तो ए इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि बीते कल के 2 दिन पहले शुक्रवार था, यदि बीते कल के 2 दिन पहले शुक्रवार था। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले क्या बना लोगे? आज। तो ये समझ लो ये आज का साइन बना दिया हमने। तो कह रहा बीते कल के 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो बीते कल, तो बीता कल मतलब कौन सा था? 1 2, ये हो गया बीता कल, और सॉरी ये हो जाएगा आपका बीता, ये आज है और ये कल हो जाएगा। तो बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो बीता कल तो ये हो गया, और इससे 2 दिन पहले 1 2, ये आपका यहाँ पे क्या था? शुक्रवार होगा। तो कह रहा आगामी कल के 1 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आगामी कल, ये तो आज है, और आगामी कल ये हो जाएगा, और आगामी कल के 1 दिन बाद ये हो जाएगा। कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आंसर हो जाएगा। तो बुधवार मतलब डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि गुणा का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भाग, ये देखो ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा। ये देखो यहाँ पे 6 है और वो कह रहा है कि यदि गुणा का अर्थ प्लस, तो गुणा की जगह प्लस आ जाएगा, फिर 4, फिर माइनस है, वो कह रहा है इधर माइनस का अर्थ गुणा, तो माइनस की जगह गुणा, फिर 5 आ जाएगा, फिर प्लस है, वो कह रहा प्लस का अर्थ भाग, तो प्लस की जगह भाग और 2 आ जाएगा, फिर भाग है, और कह रहा भाग का अर्थ कह रहा माइनस, तो भाग का अर्थ हो गया माइनस और फिर 1, फिर माइनस, और माइनस का अर्थ क्या बोला था? गुणा और फिर 1। तो इसकी वैल्यू निकालनी हमने। तो कैसे सबसे पहले भाग वाले को सॉल्व करते हैं भाई। इसका भाग इसमें नहीं जा रहा तो इसको ऐसे लिख देंगे 4 गुणा 5/2 है ना, और माइनस 1 गुणा 1। अब देखो इसको इसमें नहीं जा रहा भाग, तो गुणा जब लगाओ तो इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4। अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 1 एकम 1, ये हो गया आपका। तो 10 और 6 16, 16 में से 1 गया 15, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो सी इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यदि वायु होगा है ना, यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए, और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग कैसा होगा? अब देखो साफ आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। साफ आकाश का रंग होता है नीला, लेकिन वो कह रहा है कि जो नीला है, नीले को क्या कहा जा रहा है? आकाश कहा जा रहा है। तो साफ आकाश का रंग क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर, क्योंकि आकाश का रंग तो नीला होता है और नीले को बोल रहा हूँ आकाश, और नीले को जब आकाश बोला तो नीले की जगह क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड के क्वेश्चन है, और उसके बाद जीएस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस पेपर की पीडीएफ फाइल जो है आपको चाहिए तो इसकी पीडीएफ फाइल जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, है ना, तो आप उससे जो है इसकी पीडीएफ फाइल भी देख सकते हो। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना आपको यहाँ पे। ठीक है, कौन सा कथन सही है वो देखना है। तो पहला ऑप्शन देखना, दारमा और लस्सर यांकी नदी का संगम होता है कोटी प्रयाग। देखो कोटी प्रयाग में नहीं होता है। ठीक है, चलो, दारमा और लस्सर यांकी नदी जो है इनका संगम होता है टीडांग, और टीडांग पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, टीडांग,
और ये पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में, ठीक, पिथौरागढ़। जबकि कोटी प्रयाग में जो संगम होता है मंदाकिनी और कालीगंगा, कालीगंगा, ठीक है, कालीगंगा नहीं, कट्टी पानी गाड़, कट्टी पानी गाड़, ठीक। तो कोटी प्रयाग यानी कि किसका संगम होता है, मंदाकिनी और कट्टी पानी गाड़ या कालीगंगा, ठीक है, कालीगंगा भी बोल सकते हैं इसे, कालीगंगा, ठीक। चलो दूसरा देखना, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, गौरी गंगा वो मंदाकिनिया, देखो ये मंदाकिनी नहीं है, मंदाकिनिया नदी है, मंदाकिनी नदी अलग है, रुद्रप्रयाग वाली मंदाकिनी नदी अलग है, और ये आपकी है मंदाकिनिया नदी, ठीक है। तो इनका संगम होता है मदनकोट, ठीक है, और मदनकोट पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़। तो ये तो आपका सही हो गया, गौरी गंगा और मंदाकिनिया नदी, ठीक है। चलो तीसरा ऑप्शन देखना, काली और कुत्ती आंकी नदी का जो संगम होता है ये होता है आपका गुंजी नामक स्थान है आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में होता है इन दोनों नदियों का संगम, गुंजी नामक स्थान। जबकि पैनगंडा जो स्थान है, पैनकंडा, यहाँ पर आपका अलकनंदा और गरुड़ गंगा का संगम होता है, ठीक है। और ये जो पैनकंडा है ये आपका चमोली जनपद में पड़ता है, एक जगह है जहाँ पर आपका अलकनंदा और गरुड़ गंगा का संगम होता है, ठीक है। चलो चौथा ऑप्शन देखना कि भागीरथी और आकाश गंगा का संगम होता है गोमुख यानी कि उत्तरकाशी में। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर दो ऑप्शन सही आ रहे हैं आपके, एक आपका बी आ रहा है और एक आपका डी आ रहा है, तो दो ऑप्शन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि गौरी गंगा और मंदाकिनी नदी जो है इनका संगम होता है आपका मदनकोट जो कि पिथौरागढ़ में है, जबकि भागीरथी और आकाश गंगा का संगम उत्तरकाशी नामक गोमुख नामक स्थान पर होता है, ठीक है। तो बी भी इसका सही हो जाएगा और डी भी आपका इसका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो गलत कथन देखना, पहला देखना कि शत्रुताल खतलिंग के निकट टिहरी में स्थित है, ठीक है। तो ये जो शत्रुताल है ये आपका टिहरी डिस्ट्रिक्ट में और किसके पास है, खतलिंग नामक ग्लेशियर के पास ये ताल स्थित है। दूसरा देखना शेष नेत्र झील, ये बद्रीनाथ के पास यानी कि चमोली में है शेष नेत्र झील, ठीक। तो ये भी सही हो गया आपका, ऑप्शन बी भी सही है। तीसरा देखना लाल काली और सफ़ेद मछलियों के लिए जो प्रसिद्ध ताल है वो आपका हो जाएगा बदानी ताल, और ये जो बदानी ताल है ये आपका है रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग, ठीक है। जबकि डोडी जो ताल है ये कौन सी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है भाई, ट्राउट नामक मछलियों के लिए, ट्राउट नामक जो मछलियां हैं सुंदर मछलियां, उसके लिए अगर पूछे कि कौन सा ताल आपके लिए प्रसिद्ध है तब आपका आंसर हो जाएगा डोडी ताल, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि लाल काली और सफ़ेद मछलियों के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है तब आपका आंसर हो जाएगा बदानी ताल जो कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, ठीक है। बाकी डोडी ताल जो कि 6 कोनों वाला ताल भी बोलते हैं इन्हें, षष्ठकोणीय ताल या 6 कोनों वाला ताल डोडी ताल है, और ये ट्राउट नामक मछली या सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन डी देखना, लाली जो झील है ये आपका है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, पौड़ी नामक जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 33, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है आपको, ठीक है। तो गलत कथन देखना, यहाँ पर परिकुंड आपका हो जाएगा चमोली में, थामरी कुंड हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा, सीता कुंड आपका टिहरी में नहीं होगा, ये आपका चंपावत में होगा, चंपावत में, ठीक। बाकी मदन कोट कुंड आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो ध्यान रखना सीता कुंड आपका चंपावत में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 34, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सही कथन छानना है। तो पहला ऑप्शन देखना, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्रफल में कमी हुई है। देखो 18वीं जो वन रिपोर्ट है अभी हाल ही में यानी कि 2023 की जो वन रिपोर्ट है वो 18वीं वन रिपोर्ट है और वो ये 2025 में आई आपकी। तो इसमें क्या कह रहा है कि वन रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्रफल में कमी हुई है, और कितने की कमी हुई है, ठीक है, 1.30 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है यहाँ पर आपका हमारे वनों में। यानी कि जो 17वीं वन रिपोर्ट थी उसके इसमें आपका 18वीं वन रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर वन बढ़े नहीं है, घटे हैं, ठीक है। तो यानी कि कितना घटा है, 1.30 वर्ग किलोमीटर वन हमारे राज्य में घटे हैं। तो ये तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखना, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जनपद टिहरी है। देखो 18वीं जो वन रिपोर्ट है उसमें सर्वाधिक ज़्यादा जो जहाँ पर वन बढ़े हैं वो जिला कौन सा है, टिहरी गढ़वाल है, ठीक है। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनों का जो हार्स हुआ है, किस जनपद में सबसे ज़्यादा वनों का जो हार्स हुआ है वो है आपका नैनीताल जिला है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन देखना कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 1% वाला जनपद आपका कौन सा हो गया है, चंपावत हो गया है। पहले इससे पहले 17वीं वन रिपोर्ट देखे तो वहाँ पर सर्वाधिक 1% वाला जिला था आपका नैनीताल, और इस बार 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा हो गया, चंपावत, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपके सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 35,
निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है आपको, ठीक है। शीतकाल में स्क्रीन प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध जो बुग्याल है हमारे राज्य में वो है दयारा बुग्याल, और ये दयारा बुग्याल आपका है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी। एक तो आपका ये जो बुग्याल है शीतकाल में जो स्क्रीन प्रशिक्षण होता है उसके लिए प्रसिद्ध है आपका दयारा बुग्याल। दूसरा आपका ध्यान रखना कि दयारा बुग्याल यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है मक्खन की होली या अठूर फेस्टिवल भी बोलते हैं, ठीक है। मक्खन की होली खेली जाती है यहाँ पर दयारा बुग्याल में, और ये आपका सावन के मई में यानी कि अगस्त के माह में ये फेस्टिवल होता है दयारा बुग्याल में। दूसरा ध्यान रखना यहाँ पर जो चरथी बुग्याल है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में हो जाएगा, ठीक है। हरुनता बुग्याल आपका हो जाएगा उत्तरकाशी में, तो यहाँ पर आपको गलत छांटना है, ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। गुलाबी कांटा जो बुग्याल है ये आपका हनुमान चट्टी एक जगह पड़ती है उत्तरकाशी में, तो वहाँ पर आपका ये बुग्याल हो जाएगा उत्तरकाशी। गुलाबी कांटा बुग्याल, एक गुलाबी कांटा बुग्याल है और एक आपका है केदार कांटा बुग्याल। गुलाबी कांटा पूछे या केदार कांटा बुग्याल दोनों उत्तरकाशी में है, जबकि आपका चित्र कांटा बुग्याल पूछे तो चित्र कांटा बुग्याल आपका हो जाएगा चमोली में, और पवाली कांटा बुग्याल पूछे तो पवाली कांटा बुग्याल हो जाएगा आपका टिहरी जनपद में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 36। क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ये एक नारा दिया है और ये नारा किस आंदोलन से जुड़ा है भाई, ठीक है। तो ये पहचानना आपका कि जो ये नारा दिया है ये किस आंदोलन में दिया गया था, तो ये आंदोलन था आपका चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन आपको पता है चमोली जिले में 1974 में होता है, और गोरा देवी इसका नेतृत्व करती है, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना कि सुंदरलाल बोगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने इस आंदोलन को विश्व स्तर पर पहुंचाया था, ठीक है। चलो ऑप्शन बी देखना डूंगी पैंतोली आंदोलन। ये डूंगी पैंतोली आंदोलन होता है 1980 में, ठीक है। और ये आंदोलन इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि हमारे राज्य में बांज के जो जंगल थे, बांज के जंगल के विरोध में, बांज के जंगल बहुत सारे यहाँ पर उसकी कटान हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए डूंगी पैंतोली यानी कि जगह पड़ती है चमोली जिले में, तो वहाँ के लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई 1980 में। तो अगर ये पूछे कि बांज के जंगल के काटने के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू होता है, तो डूंगी पैंतोली आंदोलन 1980 में, मथुरा देवी इसका नेतृत्व करती है, ठीक है। रक्षा सूत्र आंदोलन होता है 1994 में, और ये बिलंगना घाटी यानी कि टिहरी में होता है, और टिहरी में इसका जो नेतृत्व करते हैं वो होते हैं आपके सुरेश भाई इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। पानी राखो आंदोलन सचिदानंद भारती ने शुरू किया था पौड़ी में, उफेरो काल जगह है पौड़ी में। पानी की कमी को दूर करने के लिए हमारे जो सचिदानंद भारती है उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था पौड़ी जनपद के उफेरो काल नामक स्थान पर। तो ध्यान रखना यहाँ पर चारों के चारों आंदोलन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा था कि एक नारा दिया था कि क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बहार और जिंदा रहने के आधार। ये किस आंदोलन में दिया गया था नारा? चिपको आंदोलन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 37। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बता रहा है कि प्रदेश में एक उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान है, ठीक है भाई ये, ठीक है। तो उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान का नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान, और ये आपका हो जाएगा नैनीताल में, ठीक है। तो जो हमारे राज्य में एक उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान है वो आपका गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान नाम से इसका नाम रखा गया है, और ये आपका हो जाएगा नैनीताल जिले में, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका सही हो गया। दूसरा देखना प्रदेश में 2 जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र, देखो 2 नहीं है, एक जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र है, और उसका नाम हो जाएगा आपका नंदा देवी से, नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र, ठीक है। नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र जो कि आपका हो जाएगा, ये 3 जिलों में फैला है भाई, ठीक है। 3 जिले यानी कि एक हो जाएगा आपका चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, 3 जनपदों में इसका क्षेत्रफल फैला है, ठीक है। नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया दूसरा। तीसरा देखना यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य का एक जैव क्षेत्र है। देखो विश्व धरोहर में हमारे राज्य में 2 जैव क्षेत्र है, दो को शामिल किया गया है। एक नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1988 में उसको शामिल किया गया था, और दूसरा ध्यान रखना फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसको 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ठीक है। चौथा देखना राज्य का पहला बंदरबाड़ा चंडाक पिथौरागढ़ में बनाया गया, ठीक है भाई। तो यानी यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन 1 और 4, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 38। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए आपको, ठीक है। तो निम्नलिखित में से गलत कथन देखना, ऑप्शन ए देखना रागी उत्पादन में देश में, रागी जो मंडुआ होता है, ठीक है, रागी यानी कि मंडुआ की बात कर रहा है ये, तो इसके उत्पादन में देश में हमारे राज्य का जो स्थान है वो है 3रा स्थान, ठीक है। दूसरा देखना कि उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का गठन, देखो उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का जो गठन होता है ये होता है आपका 2003 में, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी ऑप्शन सी देखना राज्य में सेब का पहला बाग,
सेब का पहला बाग 1925 में हर्सिल क्षेत्र में लगाया गया था, तो ये तो आपका सही हो गया। ऑप्शन डी देखना, नाशपाती उत्पादन में देश में राज्य का जो स्थान है ये भी कौन सा है, तीसरा स्थान आता है नाशपाती उत्पादन में, यानी कि यहाँ पर गलत छानना था, तो गलत आपका हो गया ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 39, निम्नलिखित में से सही कथन छानना है आपको, ठीक है। तो सही कथन देखना यहाँ पर, देखो राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान, ये आपका हो जाएगा लाल कुआं यानी कि नैनीताल में, ठीक है। दूसरा देखना, डेयरी शोध एवं विकास केंद्र रुद्रपुर में नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका नैनीताल में, नैनीताल। तीसरा देखना, गंगा गाय महिला डेयरी योजना है, ये 2015-16 की है, 2014-15 की है, 2015-14-15 की ये योजना हो जाएगी। बाकी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम कब का हो जाएगा, ये 2007 का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखना कि जौनसारी समुदाय में जन्म उत्सव और विवाह आदि में किया जाने वाला जो नृत्य होता है उसे बोलते हैं बुढ़ियात नृत्य, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर जौनसारी जो जनजाति है वहाँ पर जब किसी का जन्म होता है, विवाह होता है, मेला होता है, ठीक है, या कोई अच्छा कार्य होता है, संस्कार गीत होते हैं, तो वहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है जौनसारी जनजाति के द्वारा, बुढ़ियात नृत्य। दूसरा ऑप्शन देखना कि जौनसारी समुदाय में रंग तुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला जो नृत्य है वो तांदी नहीं होगा, ठीक है, तांदी नृत्य नहीं होगा, हारुल होगा, हारुल नृत्य। तो ध्यान देना यहाँ पर कि हारुल नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, रंग तुला वाद्य यंत्र का प्रयोग यहाँ पर हारुल नृत्य में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी देखना कि चाली और बोर से अंत होने वाला जो मंडार नृत्य है उसे कहा जाता है केदार नृत्य, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गलत छानना, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। बाकी तो आपके सही है। चाली और बोर से अंत होने वाला जो मंडार नृत्य है वो केदार नृत्य के समान आपका होता है। बाकी ऑप्शन डी देखना कि गोरखा राइफल के द्वारा जवानों में कि कुंकरी हथियार के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है गोरखा समुदाय में, वो है आपका कुंकरी नृत्य, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 41, देखो पिथौरागढ़ में 7-8 के अवसर पर, पिथौरागढ़ जिले में 7-8 के अवसर पर कौन सा महोत्सव होता है या कौन सा नृत्य होता है, तो उस नृत्य को बोलते हैं खेल नृत्य, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखना बगनोल नृत्य ये कुमाऊं में प्रसिद्ध है भाई, कुमाऊं का बगनोल जो नृत्य है ये मेलों आदि में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। बाकी गुगुतिया जो नृत्य होता है ये गढ़वाल में जो बालक बालिकाएं होती है, गढ़वाल में बच्चों के द्वारा एक मनोरंजन नृत्य किया जाता है, उसे बोलते हैं गुगुती नृत्य। बाकी बैर नृत्य ये भी कुमाऊं में प्रसिद्ध है भाई, कुमाऊं में प्रसिद्ध है बैर नृत्य, यानी कि इस नृत्य में क्या किया जाता है, बैर गीत या बैर नृत्य, इसमें तार्किक वाद विवाद होता है, ठीक है। गीत के माध्यम से प्रश्न आदि पूछे जाते हैं, तो वो कौन सा नृत्य या कौन सा गीत है वो आपका हो जाएगा बैर नृत्य या बैर गीत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, चरवाओं द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक है। चरवाओं द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो है आपका मोचंग, ठीक है। बाकी यहाँ पर डोर जो डमरू जो वाद्य यंत्र है ये आपका तब बजाया जैसे मंदिर में पूजा होती है, आरती होती है, ठीक है, उस समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो आपका हो जाएगा डोर या डमरू। बाकी मशक बीन ये वाद्य यंत्र यूरोपियन वाद्य यंत्र बोलते हैं इसे, ठीक है। यूरोपियन वाद्य यंत्र अगर पूछे आपसे यूरोपियन प्रकार का वाद्य यंत्र तो ये मशक बीन हो जाएगा आपका। बाकी डोल जो वाद्य यंत्र है, डोल वाद्य यंत्र ज़्यादातर ओजी जाति के जो लोग हैं, ओजी और बाजी जाति के जो लोग हैं उनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो डोल होता है, ठीक है। और हमारे राज्य का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो भी डोल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 43, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाली गायक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देखना कौन सा गढ़वाली गायक नहीं, देखो जगदीश बकरौला भी गढ़वाली गायक है, किशन महिपाल भी है। बाकी आपका ऑप्शन सी हीरा सिंह राणा कुमाऊनी गायक है, ठीक है। बाकी प्रीतम भरतौन तो आपको पता ही है ये भी गढ़वाली गायक है, ठीक। तो हीरा सिंह राणा यहाँ पर आपका कौन सा गायक हो जाएंगे, कुमाऊनी गायक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 44, निम्नलिखित में से कौन सा मेला नैनीताल में नहीं लगता है, नैनीताल में नहीं लगता है। देखो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। मध्य महेश्वर मेला, देखो ये मध्य महेश्वर मेला ये लगता है आपका उखीमठ, उखीमठ यानी कि रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि पंच केदारों में एक केदार है आपका मध्य महेश्वर नाथ, तो मध्य महेश्वर नाथ के जब कपाट बंद होते हैं तो बंद होने पर कौन सा मेला होता है, मध्य महेश्वर नाथ के कपाट बंद हुए तो उस समय कौन सा मेला लगता है उखीमठ रुद्रप्रयाग में, मध्य महेश्वर मेला। बाकी आपका जिया रानी का मेला, सितावनी मेला और चित्रशिला मेला ये सारे के सारे मेले आपके कहाँ लगते हैं, नैनीताल जनपद में लगते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 45, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना आपको, ठीक है। देखो ऑप्शन ए देखना कि नंदा का लौंग उत्सव ये पिथौरागढ़ में होता है, ठीक है। गबला देव उत्सव भी आपका कहाँ पर होता है, पिथौरागढ़ में होता है। गंग वांडस्यु उत्सव ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पौड़ी जनपद में, ठीक है। जबकि पिथौरागढ़ में लगता है गंगावली उत्सव, गंगावली उत्सव, ठीक है। गंगावली उत्सव अगर आपसे पूछे तो ये आपका लगेगा पिथौरागढ़ में, जबकि गंग वांडस्यु उत्सव पूछे तो ये आपका पौड़ी में लगता है। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि गागली उत्सव, गागली उत्सव कहाँ पर लगता है तो गागली उत्सव लगता है आपका है
ये जौनसार क्षेत्र में लगता है, ठीक है। बाकी कनाली छीना जो उत्सव है ये आपका पिथौरागढ़ में लगेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 46। चलो देखना यहाँ पर 46, सुराऊ, भोटू और मिर्जे का संबंध किससे है। देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ रहे हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर देखना कि ये क्या है, सुराऊ, भोटू और मिर्जो आभूषण है, पकवान है, या परिधान है, या पक्षी है। देखो ये हो जाएगा आपका परिधान। और ये जो परिधान यानी कि कपड़े बोल सकते हैं एक तरह से, कुमाऊनी जो पुरुष होते हैं, कुमाऊनी पुरुष के द्वारा पहने जाने वाले परिधान, कुमाऊनी जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा पहने जाने वाले जो परिधान या कपड़े हैं उसे बोलते हैं सुराऊ, भोटू, मिर्जे, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 47, बिछुआ नामक आभूषण। बिछुआ नामक आभूषण आपका कहाँ पर पहना जाता है, तो ये आपका पहना जाएगा भाई पैर में, ठीक है। बिछुआ या पौलिया भी बोलते हैं इसे, तो ये पैर में पहना जाता है। बाकी आपने देखा होगा हाथ में जैसे बाजूबंद हो गया, अंगूठी हो गई, ठीक है, तो ये सारे हाथ में पहने जाते हैं। नाक में आपका हो गया जैसे फुल्ली होगी, लौंग हो गया, बिड हो गया, ठीक है। बाकी सिर में आपका बांदी हो गया, बिंदी हो गया, ठीक है, मांग टीका हो गया। तो ये सारे के सारे आभूषण आपको ध्यान रखने हैं कौन से आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या में, देखो सर्वाधिक जनसंख्या में नैनीताल जनपद का स्थान कौन सा आता है, तो नैनीताल का आएगा आपका है चौथा स्थान, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो हरिद्वार में है, उसके बाद देहरादून में है, ठीक है, उसके बाद उधम सिंह नगर और फिर आपका चौथे नंबर पर आएगा नैनीताल यानी कि एच दून, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 49, राज्य में सिंगल, सया और भद्रबाणी। देखो सिंगल हो गया, सया हो गया और भद्रबाणी हो गया, ये क्या है, ये हो जाएंगे आपके पकवान, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो सही कथन देखो, सर्वाधिक अनुसूचित जाति हरिद्वार में निवास करती है। देखो सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी की बात कर रहा है, तो सर्वाधिक एससी के लोग हरिद्वार में रहते हैं, ठीक है। विधानसभा में अनुसूचित जाति की 2 सीटें हैं, ये गलत हो जाएगा भाई, विधानसभा में 2 सीटें नहीं है, 13 सीटें आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। 2 सीटें किसके लिए है भाई, 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है, ठीक है। चलो तीसरा देखना, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद आपका हो जाएगा नैनीताल। देखो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की जो साक्षरता जनपद है वो आपका नैनीताल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए और 3, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 51, निम्नलिखित में से भोटिया जनजाति से संबंधित गलत कथन चुनना है आपको यहाँ पे, ठीक है। पहला देखना कि प्रत्येक 12 वर्ष में, प्रत्येक 12वें वर्ष में कंडाली या टिरजी नामक उत्सव मना। देखो भोटिया जनजाति में क्या होता है, एक जाति, भोटियाओं की एक उपजाति है सौखा। सौखा जो है, सौखा उपजाति भोटियाओं की, इनके द्वारा, इनके यहाँ क्या होता है कि हर 12 वर्ष में एक उत्सव मनाया जाता है, कंडाली या फिर टिरजी नामक उत्सव, ठीक। दूसरा देखना, लोसर और सुरगैन नामक जो त्यौहार है ये भी भोटिया जनजाति में मनाती है। और भोटियाओं की जो जाड़ उपजाति है, उत्तरकाशी में रहती है, जाड़ उपजाति में ये आपके 2 जो त्यौहार है लोसर और सुरगैन मनाए जाते हैं। देखो तीसरा देखना, तुबेरा और बाजी और तिमली इनके क्या है, लोकगीत है, ये भी सही हो जाएगा भाई, ठीक है। बाकी यहाँ पर गलत हो जाएगा ऑप्शन डी, हुलका देवी और साकरिया देवता की जो पूजा है ये आपका भोटिया जनजाति नहीं करती, ये करती है आपकी बोक्सा जनजाति, ठीक है। तो बोक्सा जनजाति की जो साकरिया देवता है ये ग्राम देवता है, उल्का देवी, चामुंडा देवी हो गई आपकी, ठीक है। ये सारी की सारी जो देवी देवता है इस यहाँ पर पूजा करते हैं, बोक्सा जनजाति में होती है इनकी पूजा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 52, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना। देखो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना है वो कितने जिलों से गुजरती है भाई। देखो सबसे पहले स्टार्ट होगी ऋषिकेश जो कर्णप्रयाग परियोजना, ये देहरादून से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। देहरादून के बाद ये आपकी टिहरी में जाएगी, टिहरी के बाद ये आपका पौड़ी, पौड़ी के बाद आपका ये हो जाएगी रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग के बाद लास्ट में कर्णप्रयाग यानी कि चमोली जनपद में। तो यानी कि कितने जनपदों से होकर गुजर रही है ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 5 जिलों से होकर गुजर रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 53, राज्य में सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाले बांध का सही घटता क्रम लगाना। देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सर्वाधिक जल संग्रहण यानी कि किस बांध में सर्वाधिक जल है, ठीक है। तो उसका भी क्या बोलते हैं, उसका घटता क्रम, सबसे बड़ा उससे फिर कम ऐसे लगाना आपको इसका ये आंसर, ठीक है। देखो सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाला बांध हमारे राज्य में है कोठार बांध, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका, देखो कोठार बांध के बाद हो जाएगा आपका टिहरी बांध, टिहरी बांध के बाद हो जाएगा आपका किसाऊ बांध, किसाऊ बांध के बाद आपका हो जाएगा कालागढ़ बांध। यानी कि हमारे राज्य में सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाला बांध कौन सा है, कोठार बांध है। देखो टिहरी डैम सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जल संग्रहण क्षमता वाला बांध आपका कोठार बांध है जो कि अल्मोड़ा में है कोसी नदी पर, ठीक है। बाकी टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, किसाऊ बांध आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में टोंस नदी पर है, कालागढ़ बांध पश्चिमी रामगंगा नदी पर है, और पश्चिमी रामगंगा नदी यानी कि आपका हो जाएगा ये पौड़ी में, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 54। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो सही छानना आपको यहाँ पर, ठीक है। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन 1867 में रेंजे के शासनकाल में होता है, ठीक है, नैनीताल में। बाकी पहला देखना कि मालवा भूस्खलन है, ये 1998 में आता है पिथौरागढ़ में, ठीक है। 17-18 अगस्त डेट है इसकी और 1998 में ये भूस्खलन आता है। 60 साल का भूकंप आपका गढ़वाल में आता है 1803 में, ठीक है। बाकी नयार नदी पर जो बाढ़ आई थी पौड़ी में, ये 1951 में आई थी, 1951 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 55। निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो हमारे राज्य की साक्षरता कितनी है? 78.82%, ये तो ठीक है आपका। ग्रामीण लिंगानुपात, ये गलत हो जाएगा भाई आपका। ग्रामीण लिंगानुपात है आपका कितना? 1000। राज्य का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 है, जबकि 884 है, ये आपका हो जाएगा शहरी लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, ठीक है। चलो जनसंख्या घनत्व राज्य में कितना है? 189 है। लिंगानुपात राज्य का 963 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? देखो कुमाऊं का चाणक्य बोला जाता है हर्षदेव जोशी को, ठीक है। कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी और गढ़वाल का चाणक्य पूछे तो आपका हो जाएगा पुरिया नेथानी, ठीक है। चलो दूसरा देखना, अल्मोड़ा शहर की नींव, देखो अल्मोड़ा शहर की नींव डाली थी भीष्मचंद ने, भीष्मचंद, ठीक है। भीष्मचंद ने अल्मोड़ा शहर को बसाया या अल्मोड़ा शहर की नींव डाली, जबकि इनका पुत्र होता है बालू कल्याण चंद। ये 1563 में राजधानी चेंज करता है, राजधानी, और कहां पर इनकी पहली राजधानी होती है? चंपावत में, ठीक है। चंपावत से अल्मोड़ा, चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी कौन सा राजा ले जाता है चंद वंश का? तो हो जाएगा आपका बालू कल्याण चंद, जबकि अल्मोड़ा शहर की जो नींव या बसाया उसे भीष्मचंद ने। जुआ खेलने वालों पर जो कर लगाया था वो जगत चंद ने लगाया था, जगत चंद, ठीक है। जगत चंद ने जुआरियों पर कर लगाया, जिस कर का नाम था जुआ की बाज, ठीक। बाकी चौथा देखना, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद शासक हो जाएगा आपका कीर्ति चंद, ठीक है। प्रथम चंद शासक जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया वो था आपका कीर्ति चंद, जबकि उस समय गढ़वाल का राजा था अजयपाल, ठीक है। उस समय गढ़वाल का राजा अजयपाल था। अजयपाल के शासनकाल में चंद वंश का राजा कीर्ति चंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर आपको सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 2, 3 और 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2, 3 और 4 आपका सुमेलित नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 57। चलो यहाँ पर देखना, कुमाऊं की चित्रकला, देखो कुमाऊं की चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके यशोधर मठपाल, ठीक है। चलो किशोरी लाल वैद ने लिखी है पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला अगर पूछे आपसे तो ये किसने लिखी है पुस्तक? किशोरी लाल वैद। कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स लिखी है, राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक, पेंटिंग्स नामक पुस्तक अगर आपसे पूछे कुमार स्वामी। मुकंदी लाल के द्वारा देखो एक तो गढ़वाल पेंटिंग्स लिखी है, सम नोट्स और मुलाराम लिखी है, ठीक है। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स लिखी है, ये सारी की सारी मुलाराम की है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 58। निम्नलिखित में से नचिकेता ताल किस जनपद में स्थित है? देखो नचिकेता ताल हो जाएगा आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। नैनीताल में क्या कौन सा ताल है? नोकुचिया ताल, नोकुचिया ताल, ठीक है। नोकुचिया ताल पूछे जो सबसे गहरा ताल है कुमाऊं का, तो ये नैनीताल में हो जाएगा, जबकि नचिकेता ताल आपका कहां पर हो जाएगा? उत्तरकाशी में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59। निम्न में से गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। चलो पहला देखना, टिहरी में खैराती अस्पताल का जो निर्माण किया था वो प्रताप शाह ने किया था, ठीक है। ये उत्तराखंड में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है कत्यूरी काल को, कत्यूरी वंश के शासनकाल को, या कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल को हमारे राज्य में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक जो मंदिरों का निर्माण हुआ है वो सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण कत्यूरी शासनकाल में होता है, इसलिए हमारे राज्य में जो कत्यूरी शासनकाल है इसको स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल भी कहते हैं, ठीक है। बाकी तीसरा देखना, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू, ठीक है। चौथा ऑप्शन देखना, महान हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति हो जाएगी आपकी भोटिया, ठीक। देखो 5 जनजातियां हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या है थारू जनजाति की, लेकिन थारू जनजाति हिमालय में नहीं रहती है। हिमालय में कौन सी रहती है? भोटिया। तो भोटिया हो जाएगी महान हिमालय की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति, ठीक। तो यहाँ पर क्या छाड़ना है? गलत छाड़ना है आपको, तो गलत हो जाएगा 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन बी 2, 3, 4 आपका गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्म विभूषण नहीं मिला है? देखो पद्म विभूषण 3 प्रकार के पुरस्कार होता है, सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। तो यहाँ पर क्या पूछा है? पद्म विभूषण पूछा है, ठीक है। देखो सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण मिला है 2009 में, ठीक। बिपिन रावत को मिला है 2022 में, और भैरव दत्त पांडे को मिला है सन 2000 में। बाकी कौन बचा है? कुंवर सिंह नेगी, इनको नहीं मिला है पद्म विभूषण, इनको 1990 में
इनको मिला था पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 61। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में यूनानी राजाओं के नाम मिलते हैं? देखो कौन सा अभिलेख है जहां पर यूनानी राजाओं के नाम मिलते हैं, वो अभिलेख हो जाएगा आपका कालसी अभिलेख। और यूनानी राजा कितने यूनानी राजा? 5 यूनानी राजाओं के नाम मिलते हैं कालसी अभिलेख में। ठीक है, बाकी आपका पांडुकेश्वर जो अभिलेख है ये आपका ललित सूरदेव यानी कि कत्यूरी राजा ललित सूरदेव का हो जाएगा। ठीक है, बाकी धारसील अभिलेख जो है ये पंवार वंश के राजा होते हैं अनंतपाल द्वितीय। तो अनंतपाल द्वितीय का हमारे पास कौन सा अभिलेख मिला है? धारसील अभिलेख। जबकि ललित सूरदेव का हमारे पास पांडुकेश्वर अभिलेख मिला है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 62। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। ठीक है, देखो यहां पर पुस्तक दी है खस परिवार कानून। खस परिवार कानून नामक पुस्तक लिखी है LD जोशी ने, LD जोशी। ठीक है, बाकी दूसरा देखना कि घराटों पर सर्वप्रथम कर लगाने वाले बैटन नहीं थे, वैकेट थे, वैकेट या विकेट भी बोलते हैं। ठीक है, वैकेट ने लगाया था सबसे पहले घराटों पर कर। कुमाऊं फॉरेस्ट रूल्स, देखो कुमाऊं फॉरेस्ट रूल्स ये कब का है? 1931 का है। कुमाऊं फॉरेस्ट रूल्स 1931। देखो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसा ही वांग गढ़वाल आया था, एक चीनी चाय विशेषज्ञ था, ये कब आया था? 1950 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 63। गढ़वाल क्षेत्र में तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य, गढ़वाल का पूछा है तो गढ़वाल का हो जाएगा आपका सरो नृत्य। ठीक है, छोले नृत्य हो जाएगा कुमाऊं का। कुमाऊं का ऐसा नृत्य बताओ जो तलवार और ढाल के साथ या युद्ध नृत्य है, तो आपका छोले हो जाएगा। भोटिया जनजाति में ऐसा नृत्य बताओ जो तलवार और ढाल के साथ किया जाता है, यानी कि विवाह के समय कौन सा नृत्य किया जाता है भोटिया जनजाति में? पौना नृत्य। बाकी लंगवीर नृत्य ये कुमाऊं में प्रसिद्ध है भाई। कुमाऊं में क्या करते हैं? पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। एक खंबे पे चढ़कर, एक खंबा होता है लंबा सा, उस पर चढ़कर कुमाऊं के पुरुष लोग क्या करते हैं? ये नृत्य करते हैं, लंगवीर नृत्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 64। उत्तराखंड के किस गांव को भारत के पहले लेखक गांव को बनाया गया है? देखो पहला लेखक गांव वो भी कहाँ का? भारत का लेखक था, भारत का पहला लेखक गांव। और वो कौन सा है हमारे उत्तराखंड में? थानो गांव। और ये आपका देहरादून में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 65। सही कथन का चयन करना, यहाँ पर सही कथन छानना आपको। ठीक है, चलो पहला देखना रेड फॉक्स अभियान, एक अभियान चलाया गया है रेड फॉक्स अभियान। और ये अभियान क्यों चलाया गया था? राज्य में सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? रेड फॉक्स अभियान। दूसरा देखना ए हेल्प कार्यक्रम। ए हेल्प कार्यक्रम हमारे राज्य में किसके लिए शुरू किया गया था? पशु संरक्षण के लिए, पशुओं की सुरक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ए हेल्प कार्यक्रम। तीसरा देखना कि उत्तराखंड पुलिस के द्वारा अपराधियों को पकड़ने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, ऑपरेशन प्रहार किसके लिए चलाया गया था? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो अपराधी है उनको पकड़ने के लिए। ऑप्शन चौथा देखना आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में कौन सा आश्रम बनाया गया है? ढोल आश्रम। और ये आपका हो जाएगा अल्मोड़ा में। ढोल आश्रम कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे सारे के सारे सही, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 66। निम्नलिखित में से सुमेलित करना, यहाँ पर सुमेलित कुछ नीतियां दी है, उसको सुमेलित करना है। पहला देखना कि एरोमा पार्क नीति ये आपकी हो जाएगी भाई 2018 की। सौर ऊर्जा नीति, देखो सौर ऊर्जा नीति आपकी 2013 की है। उत्तराखंड जल नीति आपकी 2019 की है, जबकि मेगा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नीति आपकी हो जाएगी 2021 की। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 4 3, यानी कि ऑप्शन 2 1 4 3 यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखना 67। राकस ताल को पुराणों में क्या कहा गया है? देखो राकस ताल को पुराणों में कहा गया है प्रोड सरोवर। प्रोड होगा ये, प्रोड सरोवर। ठीक है, प्रोड सरोवर कहा गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सनत कुमार सरोवर ये नोकुचिया ताल को बोला जाता है। नोकुचिया ताल को किस नाम से भी जाना जाता है? जो नैनीताल में है तो सनत कुमार सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। भीम हद यानी कि भीम ताल को बोलते हैं, भीम ताल को बोला जाता है भीम हद। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 68। निम्नलिखित में से सुमेलित करना, यहाँ पर आपको सुमेलित छानना है। ठीक है, देखो समाचार पत्र दिया है, पहला देखना पुरुषार्थ समाचार पत्र, ये किसके द्वारा निकाला गया था? ये गिरजादत्त नैथानी के द्वारा, पुरुषार्थ। ठीक है, गिरजादत्त नैथानी के द्वारा। गढ़ एना पत्र ये निकाला गया एस वासु के द्वारा। ठीक, विशाल कीर्ति नामक पत्र निकाला गया था सदानंद कुकरेती के द्वारा। और द हिल्स पत्र निकाला गया था जॉन मैकिनन के द्वारा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3 4, यानी कि 2 1 3 4 ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 69। देखो देहरादून में सर्वप्रथम आलू की खेती की शुरुआत, देखो देहरादून में सर्वप्रथम आलू की खेती की शुरुआत 1823 में मेजर यंग के द्वारा, मेजर यंग
मेजर यंग के द्वारा शुरू की गई थी यहाँ पर देहरादून में आलू की खेती, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखना 1869 चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान, चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान है चौबटिया में। इसकी स्थापना कब होती है? 1869 में, ठीक है। 1917 में कुमाऊं जल नियम बनता है, कुमाऊं जल नियम। तो कुमाऊं जल नियम कब का है? 1917 का है। जबकि 1909 का है आपका कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन। अगर आपसे पूछे ये कब का है? 1909 का, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखना उत्तराखंड का। चंद वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है। चंद वंश का अंतिम शासक हो जाएगा भाई आपका महेंद्र चंद, ठीक है। बाकी रुद्रचंद भी चंद वंश का शासक है, सोमचंद प्रथम शासक हो जाएगा, प्रथम शासक, ठीक। चलो बाकी ये उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन थे। इसके बाद जीएस के आपके हो जाएंगे। लोगों पर शामिल होगा। तो इसमें से अगर हम देखें अभिभावक बच्चों का शिक्षा का अवसर दिलाएं, तो ये कहां पर होगा? तो ये मौलिक कर्तव्य में है, यानी कि ये अंतिम वाला मौलिक कर्तव्य होता है, जो 11वां वाला मौलिक कर्तव्य है, ये जो बाद में जोड़ा जाता है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा जाएगा, है ना। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा ये जोड़ा जाता है। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्यों में ये शामिल होगा। यानी कि जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय कितने थे? तो 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। तो ये बाद में 11वां जोड़ा जाता है। पर्यावरण का संरक्षण, तो यानी कि ये भी किसमें है? ये मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। और ये मौलिक कर्तव्यों में 7वें नंबर का ये होता है ना। 7वें नंबर का मौलिक कर्तव्य पर्यावरण का संरक्षण, वन्य जीव वगैरह इनका, तो जो वन्य झील वगैरह ये सारा कुछ इसमें है, इसका संरक्षण वगैरह। तो ये 7वां मौलिक कर्तव्य यहाँ पे हो जाएगा। अगला है इसमें उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। तो ये डीपीएसपी में है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में है। और ये आर्टिकल 43 का ए यहां पर जोड़ा जाता है बाद में। और ये कौन से संविधान संशोधन होगा? तो इसके लिए 42वां संविधान संशोधन होता है 1976। तो इसके द्वारा 43 का ए यहां पे जोड़ा जाता है। तो यानी कि ये नीति निदेशक तत्व में है। अगला है यहाँ पे समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक जो संहिता होगी तो ये होगा आर्टिकल 44 में, यानी कि एक डीपीएसपी में है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पर्यावरण का संरक्षण देखें तो ये तो एक तो मौलिक कर्तव्यों में है, 7वां मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी पर्यावरण का संरक्षण, वन्य जीव वगैरह इसके संरक्षण से संबंधित है। तो उसके लिए कहां पर ये होगा? तो 48 का ए यहाँ पर है, 48 का ए जो बाद में जोड़ा जाता है। और इसके लिए भी कौन सा संविधान संशोधन होता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं तो उसमें आर्टिकल 48 का ए जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित राज्य का ये कर्तव्य है, राज्य के लिए ये निर्देश यहाँ पर है। तो यानी कि पर्यावरण का संरक्षण दोनों जगहों पर है, एक तो मौलिक कर्तव्यों में भी है और दूसरा डीपीएसबी राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर होना था क्या? तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे था, ठीक है। तो हो गया नोट। अगला यहाँ पे 72 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर हमें संयुक्त बैठक से संबंधित सही कथन को यहाँ पे बताना है। तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है तो वो किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? तो उसके लिए अनुच्छेद है 108, इसके तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो पहला यहाँ पे अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। तो कुछ दशाओं का मतलब यहाँ पर जैसे साधारण जो विधेयक होते हैं तो केवल और केवल साधारण विधेयकों पर ही क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन यहाँ पे बुलाया जाता है। जैसे यहाँ पर वो होता है धन विधेयक होता है या संविधान संशोधन जो विधेयक होते हैं तो इन विधेयकों पर क्या होता है? संविधान ये संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, केवल और केवल साधारण विधेयकों पर ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ दशाओं में लिखा है तो इसके कारण यानी कि पहला वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष वो करता है, यानी कि स्पीकर जिसे कहते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष तो यही करता है। और इसके लिए कौन से आर्टिकल के तहत ये अध्यक्षता करता है? तो इसके लिए अनुच्छेद है अनुच्छेद 118 का खंड 4। तो इसके तहत लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। अगर अध्यक्ष नहीं होगा तो फिर कौन करेगा? उपाध्यक्ष करता है। उपाध्यक्ष भी नहीं होगा तो फिर राज्यसभा का जो उपसभापति होते हैं तो वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो यानी कि दूसरा वाला भी यहाँ पर क्या है? सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा तो 1 और 2 दोनों सही है। तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना है। और अभी तक अगर हम देखें तो कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? तो केवल और केवल 3 बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। एक 1961, एक 1978 और एक 2002, ठीक है। तो 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। जैसे 1961 में किससे संबंधित होता है? तो ये दहेज से संबंधित मामला होता है यहाँ पे। 1978 में होता है क्या? बैंकिंग वाला विधेयक। और 2002 में क्या होता है?
आतंकवाद से संबंधित, आतंकवाद निरोधी जिसे पोटा नाम से, तो आतंकवाद से संबंधित। तो ये 3 बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, तो केवल और केवल 3 बार ही ये हुआ है। ठीक है, हो गया। अगला इसमें 73 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान अगर हम देखें तो भाग कहां पर होगा, ये भाग 5 में, और अनुच्छेद अगर हम देखें तो अनुच्छेद 124 इसी में है ना, 124। तो इसमें यानी कि सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। तो यहां पर पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है, तो यानी कि इनकी नियुक्ति जो करते हैं उन्हीं को ये त्याग पत्र देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते हैं, तो वो नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इन्हीं को यानी कि अगर इनको अपने पद से त्याग पत्र देना है तो राष्ट्रपति को ही संबोधित करके ये राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र यहाँ पे सौंपते हैं। तो इसमें पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, तो यानी कि यहाँ पे गलत होगा। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है यहाँ पे राष्ट्रपति को, तो यानी कि सी इसका राइट आंसर होना था। ठीक है, तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 124 का सेकंड वाला जो पार्ट है, तो इसी के तहत इनकी नियुक्ति भी होती है 124 के खंड 2 के तहत, और इसी के तहत ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भी यहाँ पे सौंपते हैं। बाकी नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति कैसे होती है इनकी, तो इनकी नियुक्ति यानी कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, तो वो कॉलेजियम यानी कि इसमें क्या होते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 क्या होते हैं इसमें, वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। तो ये कॉलेजियम प्रणाली यानी कि राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें देते हैं, फिर राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, तो ये नियुक्ति से संबंधित है। तो ये कॉलेजियम प्रणाली कब से आई होगी, 1993 से, 1993 से कॉलेजियम प्रणाली आई। तो यहां पर इस समय प्रावधान था, यानी कि इसे सेकंड जज केस भी इसे कहा जाता है। तो इसी सेकंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कॉलेजियम होना चाहिए। तो यहां पर एक मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश का प्रावधान इसमें था 1993 में। और बाद में तीसरा जो जज केस आता है 1998 वाला, तो इसमें क्या होता है, यानी कि एक वरिष्ठ न्यायाधीश और 4 यहां पर क्या होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। तो ये प्रावधान यानी कि थर्ड जजेस केस में ये प्रावधान किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला इसमें 74 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो कल्याणकारी राज्य या जिसे वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, तो कल्याणकारी राज्य में क्या होता है, अधिक से अधिक जनता के कार्यों को करने से संबंधित ये है। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य, तो ये कहां पर होगा, तो ये राज्य के जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो यहां पर कल्याणकारी राज्य का इसका उद्देश्य है, या इसी को और क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। तो यानी कि ये डीपीएसपी का उद्देश्य यहां पर होता है। तो कल्याणकारी राज्य या सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, तो सी इसका राइट आंसर यहां पे होना था। अगला है यहाँ पे 75 वाला क्वेश्चन है, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है यहाँ पे पंचायतों के संबंध में 50% सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यानी कि जो पंचायतों से संबंधित यहाँ पे प्रावधान किया गया था, तो इसमें कहा गया था कि 1/3 जो सीटें रिजर्व होंगी, तो वो एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षित होंगी। जैसे हम उत्तराखंड में पढ़ते हैं, तो उत्तराखंड में तो यहाँ पर है कि 50% रिजर्व सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो वो अलग अलग राज्य का अलग अलग हो सकता है, लेकिन एससी और एसटी की महिलाओं के लिए 50% का प्रावधान नहीं है, बल्कि 1/3 यहाँ पे प्रावधान था। तो पहला वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत होगा। दूसरा वाला है कि ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं, तो ये सही होगा या गलत होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, कौन सा सही है। ठीक है, तो ग्राम सभा में एक निकाय है जिसमें गांव, तो आर्टिकल 243 का ए वाला है जिसमें ग्राम सभा की परिभाषा यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है कि यानी कि गांव के जो मतदाता हैं, तो उन मतदाताओं से निर्मित ही उसी को यहाँ पे ग्राम सभा कहा गया, यानी कि वोटर लिस्ट में जो है, तो उससे ही ग्राम सभा का गठन यहाँ पे होगा। ग्राम सभा उसे कहा जाता है, न कि गांव में रहने वाले सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ नहीं कि मतदाता यहाँ पे होना चाहिए था, तो दूसरा वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। हाँ, निकाय तो है, निकाय नहीं है, निकाय तो है, एक बॉडी है वो ग्राम सभा। ठीक है, तो इसमें गांव के रहने वाले सभी नहीं होंगे, बल्कि मतदाता यहाँ पे होंगे, तो दूसरा वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा वाला है मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, तो यानी कि 3 स्तरीय त्रिस्तरीय पंचायत है, तो उसमें मध्यवर्ती स्तर पर भी एक पंचायत होती है। तो जैसे उत्तराखंड, तो यहाँ पर क्या होता है, तो क्षेत्र पंचायत यहाँ पे होता है। ठीक है, तो एक क्षेत्र पंचायत, एक ग्राम पंचायत और एक हो जाएगी क्या, जिला पंचायत। तो त्रिस्तरीय यानी कि मध्य स्तर की यहाँ पे क्षेत्र पंचायत हो जाएगी, तो तीसरा वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या था, है? तो डी इसका राइट आंसर था।
यही दिया था, डी दिया था। हाँ, तो इसका राइट आंसर डी होगा, केवल और केवल 3 इसका सही होगा। अगला इसमें 76 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। तो अगर किसी देश का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं। तो पहला है यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन, तो यानी कि इससे आर्थिक विकास तो होगा। प्राकृतिक संसाधन में जैसे क्या क्या आते हैं, जैसे खनिज आते हैं, खनिज आता है, और क्या क्या आएंगे, जल आएगा, भूमि आएगा, ठीक है, इस प्रकार से चीजें ये यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों में आ जाएंगी। ठीक है, पूंजी निर्माण, तो पूंजी निर्माण में भी क्या होगा, जैसे नई नई परिसंपत्तियां वगैरह बनते हैं, जैसे उद्योग धंधे, जैसे कारखाने हैं, उद्योग वगैरह हैं, ठीक है, या नई नई परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है, तो इससे भी क्या हो जाएगा, पूंजी का निर्माण होगा। जैसे नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, नई सड़कें बन रही है, तो उससे कहीं ना कहीं पूंजी निर्माण वहां पे होगा। तो ये दूसरा वाला भी आर्थिक विकास इस पर निर्भर करता है, तो दूसरा वाला भी सही है। तीसरा वाला है बाजार का आकार, तो यानी कि बाजार का आकार भी निर्भर करता है आर्थिक विकास पे, चाहे वो नेशनल लेवल पे मार्केट हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट हो। तो व्यापार यानी कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आर्थिक विकास के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का जो व्यापार होता है, तो उसके लिए बाजार का आकार भी महत्वपूर्ण है, तो सी वाला भी सही है। और डी वाला है उपयुक्त सभी, तो यानी कि ये सभी के सभी आर्थिक विकास निर्भर करते हैं, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। इसके अलावा और क्या क्या होगा, इसके अलावा जैसे क्या होता है, जैसे स्थिर सरकार होती है ना, यानी कि राजनीतिक स्थिरता जिसे कहते हैं, राजनीतिक स्थिरता। जैसे पड़ोसी देशों में हम देखते हैं ना, वहां पर क्या होता है, जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो वहां पर क्या है, राजनीतिक स्थिरता नहीं है ना, कभी सैनिक आगे आ जाते हैं, सैनिक जो गवर्नमेंट होती है उसको हटा देते हैं, जैसे पाकिस्तान में। तो राजनीतिक स्थिरता नहीं रहेगी, तो जो आर्थिक विकास होगा वो भी कहीं ना कहीं कमजोर वहां पे होगा। तो राजनीतिक स्थिरता होनी जरूरी है। इसके अलावा जैसे आर्थिक जो नीतियां हैं, आर्थिक जो पॉलिसियां वगैरह बनेंगी, तो वो भी यहाँ पर इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक कारक भी यहाँ पर होते हैं, सामाजिक कारक, तो वो भी कहीं ना कहीं कारक भी आर्थिक विकास पर निर्भर यहाँ पर इसके लिए निर्भर होती है, सामाजिक कारक। तो इसका सही आंसर यहाँ पे होना था डी। हो गया। अगला है 77 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा, तो पहला है कहवा या कॉफी उत्पादक। तो यहाँ पर कॉफी उत्पादक में उज्बेकिस्तान नहीं, यानी कि मुख्य रूप से अगर हम देखें, तो मुख्य रूप से या सबसे प्रमुख अगर हम देखें, तो यहाँ पे ब्राजील आता है, ब्राजील के अलावा जैसे वियतनाम आता है, वियतनाम के अलावा जैसे इंडोनेशिया आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये देश है जो यहाँ पर कॉफी उत्पादक हैं, तो प्रमुख कॉफी उत्पादक देशों के रूप में ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान कॉफी उत्पादक देशों में नहीं गिना जाएगा यहाँ पे, तो ए वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमें यही बताना, हमें बताना कि सही सुमेलित नहीं है, तो ए वाला ही यहाँ पर सही नहीं होगा। दूसरा वाला है जैसे रबड़ है, तो रबड़ उत्पादकों में मलेशिया है, जैसे प्रमुख रूप से थाईलैंड आता है यहाँ पे, थाईलैंड। इसके अलावा जैसे भारत भी आता है, ठीक है, तो इस प्रकार से इंडोनेशिया है। तो इस प्रकार से देश यहाँ पे ये रबड़ उत्पादक देशों में आ जाएंगे। चाय का उत्पादन अगर हम देखें, तो चाय के उत्पादन में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, ठीक है, वियतनाम हो गया। तो इस प्रकार से ये देश क्या हो जाएंगे, चाय के उत्पादन के रूप में यहाँ पे, उत्पादक के रूप में यहाँ पे आते हैं। तो इसमें से जो गलत दिख रहा है, तो ए वाला यहाँ पे राइट आंसर होना था। डी वाला है कोको उत्पादक देश, तो इसमें नाइजीरिया आता है जैसे, ठीक है, इस प्रकार से इसमें देश आ जाएंगे, नाइजीरिया वगैरह, इक्वेडोर, घाना, नाइजीरिया हो गया, इक्वेडोर हो गया, घाना हो गया। तो इस प्रकार से इसमें देश होने थी, तो ए राइट आंसर था। हो गया। अगला यहाँ पे 78 वाला है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है। तो किसका है सर्वाधिक, तो इसमें से अगर हम देखें, तो इसमें से इसका राइट आंसर था इंजीनियरिंग के सामान, है ना। वैसे जैसे पेट्रोलियम उत्पाद वगैरह ऐसे दिया रहता है, पेट्रोलियम उत्पाद की ये सर्वाधिक इस प्रकार से निर्यात में सर्वाधिक है। तो इसमें से अगर हम देखें ऑप्शनों में से, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग के जो सामान हो जाएंगे, तो वो निर्यात के रूप में सर्वाधिक हिस्सा यहाँ पे हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे था। अगला था 79 वाला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो वहां पर एक तरफ है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ, और दूसरी तरफ है यहाँ पे इसके विषय वस्तु। तो यहाँ पर हमें अगर हम देखें त्रिपिटक जिसे कहते हैं, तो इसमें एक तो त्रिपिटक है, त्रिपिटक यानी कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों से ये संबंधित है, और इस त्रिपिटक के अंतर्गत आ जाएंगे यहाँ पे कौन से, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक यहाँ पे हो जाएंगे। तो इनकी रचना जो की है, तो महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे उनके द्वारा ही इन पिटकों की रचना यहाँ पे की गई है। तो पिटक का वैसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है,
पिटक का मतलब टोकरी, ठीक है, टोकरी। तो यहां पर अगर हम देखें तो विनय पिटक का संबंध किससे हो जाएगा यहाँ पे, या इसकी अगर हम रचना देखें तो इसकी रचना की थी किसने, आनंद ने, आनंद ने ही की थी इसकी रचना, आनंद ने, इसकी रचना उपाली ने की थी, उपाली, इसकी रचना उपाली ने की थी, इसकी रचना की थी आनंद ने, और अभिधम्म पिटक की मोगलीपुत्र तिस के द्वारा ये यहाँ पे रचना की जाती है, मोगलीपुत्र तिस। तो विनय पिटक संबंधित है किससे संबंधित, तो ये बौद्ध मठ में शामिल होने वालों के लिए जो नियम है, तो उन नियम से संबंधित है कि कैसे खाने से संबंधित चीजें हैं, कपड़े पहनने से संबंधित चीजें हैं, तो इस प्रकार के जो नियम है तो वो विनय पिटक में यहाँ पर दिए गए हैं। सुत्त पिटक की अगर हम बात करें तो सुत्त पिटक में प्रावधान है किसका, तो यहाँ पर है जो दार्शनिक मामले हैं, दार्शनिक मामले नहीं, शुद्ध पिटक में है क्या, बुद्ध की शिक्षाएं, इसमें शुद्ध पिटक में है बुद्ध की शिक्षाएं, ठीक है, उसके शिक्षा वगैरह यहाँ पे दिया गया है। और अभिधम्म पिटक में है क्या, दार्शनिक मामलों से संबंधित ये हो जाएगा, तो इसका 4 वाला यहाँ पे होना था। और इसमें चौथा वाला है महावंश पिटक, तो ये महावंश पिटक कहाँ से संबंधित होगा, इसका फर्स्ट होना था, तो ये श्रीलंका के प्राचीन इतिहास से संबंधित है, श्रीलंका से संबंधित है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें श्रीलंका का प्राचीन इतिहास ग्रंथ यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, श्रीलंका का प्राचीन इतिहास ग्रंथ, और ये जो ग्रंथ है यानी कि बौद्ध धर्म से ही संबंधित ये होता है, यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होना था, फर्स्ट का होना था, फर्स्ट का 3, सेकंड का होना था यहाँ पे सेकंड, थर्ड का 4 और फिर 1, तो 3 2 4 1 इसका राइट आंसर था, ठीक है। और अगर इसकी रचना इसका वो लिखना है, किसने ये लिखा है, तो भदंत महानामा, ये जो लिखा है तो वो लिखा है भदंत महानामा के द्वारा, भदंत महानामा के द्वारा इस पिटक की रचना यहां पे की। तो 3 2 4 1 इसका राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए वाला, पहला वाला सही था। अगला है यहाँ पे वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी का या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकन को किसकी खोज के लिए दिया गया, तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर था माइक्रो आरएनए, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे था, ठीक है। बाकी साहित्य का किसे दिया जाता है, हांगकांग, इनको दिया जाता है ना। और बाकी उसका एक आता है शांतिका, शांतिका किसे, हाँ जापान का जो संगठन है निहोन हिदाक्यो, हिदाक्यो ऐसे ना, हिदाक्यो, ठीक है। तो ये जापान का जो संगठन है जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो बचे हुए लोग थे उनके द्वारा, तो इन्हें शांतिका। बाकी नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1901 से इसकी शुरुआत होती है, और जो इसमें लास्ट वाला जोड़ा जाता है अर्थशास्त्र वाला, तो वो 1968 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला यहाँ पे 81 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों को जो कोयला क्षेत्र है उनको मिलाना है यहाँ पे। तो एक तरफ अगर देखें राज्य है, दूसरी तरफ कोयला क्षेत्र का नाम है, तो यहाँ पर कौन सा इसमें गलत होगा, तो ओडिशा यानी कि तलचर या तालचर, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश है सिंगरेनी, तो सिंगरेनी सही होगा, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। एक है सिंगरेनी और दूसरा है सिंगरौली, सिंगरौली, तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं ये, ठीक है। अगर सिंगरौली की बात करें तो ये कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि सिंगरेनी की अगर हम बात करें तो ये कोयला क्षेत्र कहां पर होगा, तो ये तेलंगाना में ये कोयला क्षेत्र है ना। दोनों के दोनों कोयला का ही क्षेत्र है, लेकिन ये सिंगरौली वाला अलग है और ये सिंगरेनी ये अलग है, दोनों थोड़ा सा मात्राओं का अंतर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कुछ वर्ड का। अगला है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में कोरबा ये सही हो जाएगा, और महाराष्ट्र में वरदा घाटी, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा जैसे झारखंड में होता है, तो झारखंड में कौन से आते हैं, तो झारखंड में आता है झरिया, झरिया प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा एक दूसरा क्या आता है, बोकारो, बोकारो हो गया, तो ये झारखंड में है। जैसे पश्चिम बंगाल में आता है, तो पश्चिम बंगाल में आता है कौन सा, रानीगंज, यहाँ पे प्रमुख कोयला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कुछ कोयला क्षेत्र यहाँ पर हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी होना था कि ये यहाँ पे सही नहीं है। अगला है 82 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर हमें बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा। तो एक तरफ यानी कि जो बंदरगाह है उनके बारे में दिया गया है इनसे संबंधित, तो तूतीकोरिन
ये मत्स्य पोताश्रय के रूप में है, तो ये यहाँ पर सही है, मछली वगैरह उसके लिए इसका प्रयोग। तो ये कहाँ पर होगा, तूतीकोरिन, तो यानी कि ये तमिलनाडु में होगा, चेन्नई में है ये तमिलनाडु में, ऐसे है ना, सबसे नीचे है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन यहाँ पर आएगा, ऐसे है ना, यहाँ पर आ जाएगा चेन्नई और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एन्नौर। तो ये तीनों के तीनों जो बंदरगाह हैं, ये तीनों के तीनों कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में ये तीनों बंदरगाह यहाँ पर है, ठीक है। इसे दूसरा नाम भी क्या दिया गया, चिदम्बरनार पोर्ट भी इसे कहा गया, चिदम्बरनार, ऐसे कहा गया ना, चिदम्बरनार ऐसे है पोर्ट, चिदम्बरनार पोर्ट के नाम से ये है तूतीकोरिन वाला। दूसरा है चेन्नई बंदरगाह, तो यानी कि ये भी तमिलनाडु में पड़ेगा, तो ये कृत्रिम बंदरगाह है, पोताश्रय लिखा है तो यानी कि कृत्रिम पोर्ट है, तो दूसरा वाला भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा वाला अगर हम देखें कोलकाता बंदरगाह, तो ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, भारत का सबसे जो गहरा बंदरगाह है, तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो ये विशाखापत्तनम वाला हो जाएगा। विशाखापत्तनम बंदरगाह क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह है, और ये पड़ेगा कहां पर, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो सी इसका राइट आंसर यहां पे होना था कि ये सही नहीं है। कोलकाता बंदरगाह जो है वो एक नदिया बंदरगाह है, तो कोलकाता या जिसे हुगली बंदरगाह जिसे कहते हैं, पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, तो वो एक नदिया बंदरगाह हो जाएगा। गहरे में विशाखापत्तनम है, और डी वाला ऑप्शन है कि विशाखापत्तनम प्राकृतिक बंदरगाह है, तो ये भी यहाँ पर सही होना था। और इसको और क्या कहते हैं विशाखापत्तनम को, तो इसे कहते हैं डॉल्फिन नोज बंदरगाह भी इसे कहा जाता है ना, डॉल्फिन के नाक के समान इस प्रकार की आकृति, और यहाँ पर दोनों तरफ से पहाड़ी वाला क्षेत्र होगा, तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षा वगैरह भी इस पोर्ट की यहाँ पर हो जाती है, तो इसे डॉल्फिन नोज बंदरगाह भी कहा जाता है, जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है, डॉल्फिन नोज वाला। तो इसका राइट आंसर सी था। अगला है सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं यहाँ पे, तो अगर हम पद्म पुरस्कारों में देखें तो एक आता है इसमें पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, विभूषण ऐसे होता है विभूषण, पद्म विभूषण, दूसरा होता है क्या पद्म भूषण, और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे पद्म श्री। तो ये तीन है पद्म पुरस्कार है ना। तो यहाँ पर पद्म विभूषण कितने लोगों को अभी मिला होगा, तो ये मिला है 7 लोगों को यहाँ पे मिला है। अगर पद्म भूषण की बात करें तो ये मिला है कितने लोगों को, ये 19 लोगों को मिला है, और पद्म श्री जो पुरस्कार मिला है तो ये मिला है 113 लोगों को। तो टोटल कितने हो जाएंगे ये, तो 139, तो टोटल 139 लोगों को इस समय 2025 में पद्म पुरस्कार यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो पद्म विभूषण पूछा गया है, तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था कि 7 लोगों को पद्म विभूषण यहाँ पे दिया गया। अगला इसमें 84 वाला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस महल नहीं यहाँ पर पहल होना था, किस पहल की शुरुआत की है, तो ये यहाँ पर अलग अलग ये प्रोग्राम यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसके लिए अगर हम देखें तो हरित भारत मिशन यानी कि 2014 से शुरू होता है, मिशन लाइफ तो ये अक्टूबर 2022 से ये शुरू होता है, यानी कि इसी समय इसकी बात यहाँ पर आती है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं तो उनके द्वारा ही ये भारत सरकार ने नागरिकों के पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए मिशन लाइफ की शुरुआत यहाँ पे की थी। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो बी यहाँ पे होना था। तो अक्टूबर 2022 में गुजरात वाले क्षेत्र में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन वहाँ पे हो रहा था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं गुटेरस वो भी वहाँ पर थे। तो उस समय ये यहाँ पर शुरू किया गया था अक्टूबर 2022 में। स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो ये कब से शुरू होता है, तो ये महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन या इसी को नमामि गंगे मिशन कहा जाता है, तो ये जून 2014 से ये शुरू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ कि इसका जो राइट आंसर होना था वो बी सही होना था यहाँ पे। अगला है 85 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापकगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे। तो यानी कि यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी की जो व्यापकगत नीति होती है, जो हड़प नीति होती है, ये हम पहले भी पढ़ा था ये हड़प नीति, और क्या क्या कहते हैं इसे, है गोद निषेध प्रथा, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो क्षेत्र जहां पर जिनके राजा इनके पुत्र पुत्रियां नहीं थी, तो उन क्षेत्रों को गोद लेने से मना कर दिया गया, और फिर वो क्षेत्र धीरे धीरे अपने साम्राज्य में मिला लिए थे ब्रिटिश। इस समय लॉर्ड डलहौजी ने ये शुरू किया था। तो इसमें आता है जैसे सबसे पहले आता है इसमें सतारा, तो सबसे पहले सतारा को यहाँ पे 1848 में मिला दिया जाता है। इसके अलावा जैसे आता है जैतपुर, संभलपुर, तो इनको मिला दिया जाता है कब, 1849 में इनको मिला दिया जाता है। ऐसे जैसे झांसी की बात करें तो झांसी को मिला दिया जाता है कब, 1853 में।
ऐसे नागपुर को मिला दिया जाता है 1854 में। तो इस प्रकार से ये अलग अलग क्षेत्र यहाँ पे मिला दिए जाते हैं। और ऐसे ही आता है कि अवध क्षेत्र को 1856 में कुशासन के आरोप में यहाँ पर शामिल यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है 1856 में अवध को कुशासन के आरोप में। तो ये अलग अलग क्षेत्र होते हैं जिनको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यापक नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है। तो इसमें इसका राइट आंसर जो होना था तो ए होना था, कर्नाटक इसमें शामिल नहीं था। तो सबसे पहले जो मिलाया गया तो वो मिलाया गया था कौन, सतारा को। 86 वाला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन था? तो इस समय अगर हम देखें तो इस समय कौन था? तो इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय तो इस समय थे कौन, लॉर्ड डफरिन। डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक होता है? 1884 से लेकर और 1888 तक यहाँ पर इनका कार्यकाल होगा। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब होता है? 1899 से लेकर और 1905 तक का इनका कार्यकाल होगा। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल कब तक होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 1888 से लेकर और कब तक? 1888 से लेकर 1894 तक, ठीक है, 1894 तक। और लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल होता है इनका होता है कब? 1880 से लेकर और 1884 तक का इनका कार्यकाल होगा, है ना। तो जैसे लॉर्ड रिपन के लिए स्थानीय स्वशासन हो गया, प्रथम नियमित जनगणना हो गया, इसके समय में जो और क्या होता है, कारखाना अधिनियम आता है, इसके अलावा इलवर्ड बिल वगैरह होता है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में दूसरा कारखाना अधिनियम आता है। लॉर्ड कर्जन के समय में महत्वपूर्ण बंगाल विभाजन होता है। बाकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो कब होती है? तो 28 दिसंबर और 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर होती है। तो इस समय लॉर्ड डफरिन यहाँ पर होंगे, तो बी इसका राइट आंसर होना था। 87 वाला क्वेश्चन है, बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय AITUC के नाम से जिसे जाना जाता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से। तो इसकी जो स्थापना होती है तो स्थापना होती है कब? 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना यहाँ पे होती है। तो इसके प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं तो लाला लाजपत राय करते हैं। तो लाला लाजपत राय ही इसके संस्थापकों में होती हैं। इसके अलावा NM जोशी ये भी इसके संस्थापकों में होते हैं, NM जोशी। और इसके अलावा वेपिस्टा के नाम से, तो ये सारे क्या होते हैं, इसके संस्थापकों में होते हैं। लेकिन यहाँ पर पहली अध्यक्षता पूछी गई तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है यहाँ पे 88 वाला क्वेश्चन है, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, तो इसकी स्थापना किसने की? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। तो इसकी स्थापना करते हैं कौन? एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट जो आयरिश महिला होती है वो बाद में भारत आती हैं, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ती हैं, आगे चलकर होम रूल आंदोलन चलाती हैं। और इनके द्वारा ही यहाँ पर 1898 ईस्वी में इस समय यानी कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस या वाराणसी में यहाँ पे की जाती है। बाद में यही चलकर आगे इसका नाम चेंज करके इसको किसके रूप में विकसित किया जाता है? तो BHU के नाम से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से यही कॉलेज विकसित होता है 1916 में। और इसको बनाने वाले फिर कौन होते हैं BHU को? तो ये मदन मोहन मालवीय होते हैं, मदन मोहन मालवीय। तो ये कहानी सुनी होगी, सुनाई थी ना ये कहानी? नहीं सुनी थी? अब इसकी बात सुनाऊंगा क्लास की बात। इसमें भी एक वो है ना कि मदन मोहन मालवीय को बहुत सारा पैसा कहाँ से मिला था, है ना। तो यहाँ पे सेंट्रल हिंदू कॉलेज था पहले, तो बाद में मदन मोहन मालवीय ने ये बनाया था BHU के रूप। तो इसका जो राइट आंसर था वो सी यहाँ पे होना था, एनी बेसेंट यहाँ पे सही होना था। बाकी स्वामी दयानंद, तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना करते हैं ये 1875 में बंबई में, ठीक है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये होम रूल आंदोलन चलाते हैं, 1916 में इनका होम रूल आंदोलन शुरू हो जाता है। अगला है यहाँ पे 89 वाला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन बम। पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यानी कि यहाँ पर इसका बी राइट आंसर होना था, पाल R.A. लिच, ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो यानी कि जो जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है तो उस जनसंख्या निरंतर बढ़ने पर यह पुस्तक इनके द्वारा लिखी जाती है। और इसकी स्थापना वर्ष अगर लिखना है तो 1968 में इन्होंने लिखा था, है ना। 1968 में ये पुस्तक लिखते हैं, तेजी से बढ़ती वैश्विक जनसंख्या, तेजी से बढ़ती वैश्विक जनसंख्या पर इन्होंने ये पुस्तक यहाँ पे लिखी थी, ठीक है। इसके अलावा जैसे माल्थस का आता है तो इनका भी एक जनसंख्या का सिद्धांत यहाँ पे इनके द्वारा दिया जाता है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उस पर कैसे नियंत्रण या क्या क्या उसके उपाय वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत दिया जाता है। और इनकी भी एक बुक होती है तो उसका नाम लिखना है तो वो लिख देना, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन,
एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध, एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1798 में, 1798 में एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, या जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध। तो यानी कि जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत इन्होंने यहां पर दिया था। तो इसका बी राइट आंसर यहां पे होना था। 90 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सत्य है? तो यहां पर कौन सा होगा? एक है यहां पे सकल घरेलू उत्पाद, या जिसे कहते हैं जीडीपी। तो जीडीपी प्लस मूल्य ह्रास, इसको मिला के ये लिखा गया क्या? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या सकल को क्या कहते हैं? हाँ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जीएनपी इसे कहते हैं। तो सही है क्या? तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा वाला है क्या? सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास इक्वल टू निवल घरेलू उत्पाद, तो ये भी यहाँ पे गलत होना था। तीसरा वाला है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी माइनस मूल्यह्रास इक्वल टू क्या हो जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका डी वाला यहाँ पे होना था जीडीपी माइनस मूल्यह्रास इक्वल टू होना था एमएनपी। ठीक है, तो ये वाला सही था। यहाँ पे जीडीपी क्या होती है? जीडीपी, तो जीडीपी में क्या होता है? एक देश की बाउंड्री के अंतर्गत जितना भी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन हो रहा होगा, और उस उत्पादन का जो मार्केट प्राइस होता है, जो मूल्य उसका होता है, तो उस सबको जोड़कर ही उसे क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। यानी कि अगर हम, ये बाउंड्री है पूरी भारत की, तो इसके अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी प्रोडक्शन वहां पे हो रहा है, और इसका एक वित्तीय वर्ष में जो इसकी मार्केट वैल्यू होगी, जो प्राइस होगा, तो उसी को टोटल जोड़ के जीडीपी उसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर निवल घरेलू उत्पाद या नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, है ना, शुद्ध रूप से जो घरेलू उत्पाद होगा, यानी कि अगर कोई उत्पादन वगैरह हो रहा है तो उसमें मशीनरी वगैरह वहां पे लगी होगी, तो उन मशीनरी में कहीं खर्चा वगैरह आएगा, तो फिर उसको क्या कर देंगे? मूल्यह्रास में उसे माइनस करना पड़ेगा। टोटल जितना उत्पादन होगा उसमें से माइनस कर देंगे जो मशीनरी वगैरह जो उन उत्पादनों में लगी होगी, तो उन पे जो खर्चा वगैरह जो लगेगा, तो इस जीडीपी में से उसको जब घटा देंगे तो फिर ये क्या निकल जाएगा? ये निवल घरेलू उत्पाद यहाँ पे निकल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना था वो डी वाला यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है 91 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, बोस्टन टी पार्टी नामक घटना निम्नलिखित में से किस तिथि को हुई थी? तो ये होता है कब? 1773, यानी कि अमेरिका में होती है, जो ब्रिटिशों का वहां पे रूल शासन रहता है। तो 16 दिसंबर 1973 में ये घटना यहाँ पे होती है, जो बोस्टन टी पार्टी, यानी कि यहाँ पर जो चाय होती है ब्रिटिशों के द्वारा वहां पे लाई जाती है, तो उस चाय को वहां पे समुद्र में फेंक दिया जाता है, और इसके जो नायक होते हैं, यानी कि नेतृत्व करने वाले होते हैं, तो नायक कौन होते हैं इस घटना के? तो सैमुअल एडम्स, सैमुअल एडम्स इस घटना के नायक होते हैं। तो जो ब्रिटिशों की जो कर नीतियां थी, या एक स्टाम्प एक्ट वो लाए थे, तो उन एक्टों के विरोध में ये यहाँ पर ये घटना घटित हुई थी। 16 दिसंबर 1773 को अमेरिका में ये घटित होती है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होना था। अगला है यहाँ पे 92 वाला है, यहाँ पे इको मार्क प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यानी कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है, यानी कि अगर पर्यावरण से के लिए सुरक्षा अच्छा है तो उनसे संबंधित इको मार्क वगैरह यहाँ पर है। और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1991 से ये योजना यहाँ पे शुरू होती है, 1991 से शुरू इसको किया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी होना था। ठीक, अगला है यहाँ पे 93 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे 1857 में विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये दिया था किसको? तो ये बख्त खां, यानी कि यही क्या होते हैं, नेतृत्व कर रहे होते हैं बहादुर शाह जफर के साथ। कहां पे? दिल्ली में। तो यानी कि 1857 की जब क्रांति 10 मई 1857 से शुरू हो जाती है, और उसके अगले दिन ये कहां चले जाते हैं? फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं। मेरठ छावनी से जो सैनिक होते हैं तो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो 11 मई 1857 को दिल्ली में विद्रोह शुरू हो जाता है, और यहाँ पर नेतृत्व कर रहे होते हैं बहादुर शाह जफर, या दुतिया जी ने कहा जाता है, और उनकी तरफ से नेतृत्व करते होते हैं बख्त खान। तो इन्हीं को साहब-ए-आलम की बहादुर की उपाधि यहाँ पे बहादुर शाह जफर यहाँ पे देते हैं। और फिर अंग्रेज यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं दिल्ली पे, कब? सितंबर 1857 में। और फिर बहादुर शाह जफर को यहाँ से भेज दिया जाता है, कहाँ? रंगून, म्यांमार में भेज दिया जाता है। वहीं पर 1862 में क्या हो जाएगी? बहादुर शाह जफर की मृत्यु वहां पे हो जाएगी। जैसे ब्रिजिस कादिर है, तो ब्रिजिस कादिर कौन था? तो ये बेगम हजरत जो महल होती है, जो अवध या लखनऊ क्षेत्र से नेतृत्व कर रही होती है 1857 की क्रांति की, तो उनका पुत्र होता है ब्रिजिस कादिर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होना था वो सी होना था।
94 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त ईर्ष्या। तो ये इसका जो राइट आंसर होना है, ये डी राइट आंसर था, ये अशोक का यहाँ पे कथन था, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर था, मौर्य सम्राट अशोक। 95 वाला क्वेश्चन है, भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिसने भारत ऐसा करने वाला देश बना कौन से नंबर का? तो चौथे नंबर का देश यहाँ पे बना। यानी कि अगर हम पहली बात करें तो पहले नंबर पे कौन आएगा? प्रथम स्थान पे यूएसए आता है, जैसे दूसरे पे आ जाएगा कौन? रूस, रशिया, तीसरे पे आएगा चाइना, चीन, फिर चौथे पे यहाँ पे भारत का स्थान यहाँ पे आ जाएगा। और भारत ने ये सफल लैंडिंग कब की? हाँ, तो 23 अगस्त 2023 को, ठीक है, 14 जुलाई 2023 को ये इसरो के द्वारा ये भेजा जाता है श्रीहरिकोटा द्वीप से। 23 अगस्त 2023 को ये सफल लैंडिंग चंद्रमा के कहां पर हो जाती है? दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी ध्रुव वाला जो क्षेत्र है तो वहां पर लैंडिंग होती है। तो दक्षिणी क्षेत्र में लैंडिंग करने वाला या पहुंचने वाला भारत क्या है? प्रथम देश है। चंद्रमा पे पहुंचने, वहां पे लैंडिंग करने में चौथा देश है, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र में साउथ पोल पर जाने वाला प्रथम देश भारत यहां पर हो जाएगा। और इसीलिए प्रतिवर्ष 23 अगस्त को मनाने की बात आई है, क्या? राष्ट्रीय कौन सा दिवस? अंतरिक्ष दिवस। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो दिवस होगा वो प्रतिवर्ष मनाया जाएगा 23 अगस्त को। तो ये 2024 में पहली बार ये मनाया गया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अगला इसमें 96 वाला है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न करवाए गए? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था बी, 7 चरणों में ये संपन्न कराए गए थे, अप्रैल से लेकर जून के मध्य। और कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं? तो 18वीं लोकसभा। तो अभी जो लोकसभा है तो 18वीं है, तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। उत्तराखंड में कौन से चरण में हुए थे? हाँ, तो यहाँ प्रथम चरण में होते हैं, अप्रैल में ही। अगला है 97 वाला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर ये एक तरफ बायोस्फीयर रिजर्व है, दूसरी तरफ राज्य है। तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये असम में पड़ेगा, सिमलीपाल पड़ेगा कहाँ पे? उड़ीसा में, अगस्त्यमलाई पड़ेगा कहाँ पे? केरल में, और नौक्रेक पड़ेगा मेघालय में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था क्या? 4 3 4 2 4 2 4 3 होना था ना, 4 3 2 1 4 3 2 1 होना था इसका। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी होना था, 4 3 2 1 सी राइट आंसर था इसका, सी। अगला है 98 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम येला माला है? तो किसका नाम है ये? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था क्या? येला माला। तो इसका राइट आंसर था कार्डमम पहाड़ियां। कार्डमम पहाड़ियां या इन्हीं को और क्या कहते हैं? इन्हीं को इलायची की पहाड़ियां कहते हैं, इलायची पहाड़ियां। तो इन्हीं को येला माला नाम से इनको यहाँ पे जाना जाता है। बाकी अन्नामलाई पहाड़ी, तो ये भी कहाँ पड़ेगी? ये भी दक्षिण भारत में ही, केरल तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। इसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन? अन्नामलाई पहाड़ी की, तो ये हो जाएगी अनाईमुडी। अनाईमुडी है ना इसकी सबसे ऊंची चोटी, अनाईमुडी, ठीक है। कहाँ गया वो? अनाईमुडी। तो कितनी ऊंचाई है अनाईमुडी की? अनाईमुडी 2695 मीटर, कितनी है ना? 2695 मीटर इतनी ऊंचाई है उसकी, ठीक है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन? टोडा बेटा, ठीक है। सेवराय पहाड़ियां, तो ये कहां पर पड़ेंगी? तो ये तमिलनाडु क्षेत्र में सेवराय पहाड़ियां होंगी। गारो पहाड़ियां ये कहां पड़ेंगी? तो ये मेघालय क्षेत्र में गारो पहाड़ियां यहां पर होंगी। तो इसका राइट आंसर यहां पे डी था, कार्डमम हिल्स। 99 वाला क्वेश्चन है, एल्टा विस्टा है एक, तो ये क्या है? एक पुराना एक सर्च इंजन है। तो इसका राइट आंसर होना था डी, यानी कि पुराना सर्च इंजन है, तो डी इसका राइट आंसर था। और लास्ट वाला इसमें हैंडेड वाला, किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम है, तो इसको कहते हैं क्या? एग्जीक्यूट की। तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन।